जी। अब हमने बात करनी है स्टमक एंड डूोडेनम की। स्टमक डायलेटेड पार्ट है, मोस्ट डायलेटेड पार्ट है जीआईटी का। जी शेप होता है, ईसोफिगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान मौजूद होता है। इसके जो पार्ट्स होते हैं, साथ आपने फिगर देख लेनी है, कार्डिया फिर फंडस। ठीक है, कार्डियो वाला पार्ट है जहाँ ईसोफिगस ओपन हो रही होती है आगे। अच्छा, फिर फंडस, फिर बॉडी आएगी, पाइलोरिक एंट्रम, और पाइलोरिक एंट्रम के बाद पाइलोरिक कनाल है, और फिर डूोडेनम शुरू हो जाती है। लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे लेसर मोमेंटम अटैच होता है, ग्रेटर कर्वेचर पे ग्रेटर मोमेंटम अटैच होता है। अब दोनों साइड्स पे तो ओमेंटा अटैच है, इसीलिए जितनी भी स्टमक की वेसल्स हैं, लिम्फेटिक सप्लाई वो सारी ओमेंटा में होती है। वास्कुलर सप्लाई की बात करें तो स्टमक की आर्टीरियल सप्लाई है बहुत ज़्यादा रिच होती है, बहुत सारी वेसल स्टमक को सप्लाई कर रही होती हैं। लेसर कर्वेचर वाली साइड पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, और ग्रेटर कर्वेचर वाली साइड पे लेफ्ट और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज होती हैं। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये सीलियक एक्सिस से आती है, और जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये हेपेटिक आर्टरी से आती है। जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है ये आती है गैस्ट्रोडुडिनल से। गैस्ट्रोडुडिनल जो है वो फर्दर हेपेटिक आर्टरी की ही ब्रांच है, यानी हेपेटिक आर्टरी ने एक तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी दी है, और एक उसने दी है गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी, जहाँ से फिर राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी आएगी। जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है स्प्लीनिक आर्टरी से आती है, और फिर कुछ स्टमक को शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से भी सप्लाई करती हैं, जो कि मेनली फंडस को सप्लाई कर रही होती हैं, वो भी स्प्लीनिक आर्टरी से आती हैं। अच्छा, अब जो इनकी वेन्स हैं वो करस्पॉन्डिंगली जाकर ना पोर्टल सिस्टम में ड्रेन हो जाती हैं। स्टमक को जब हमने कंडक्ट के तौर पे यूज़ करना होता है ना, ये यूजुअली तब होता है जब हम ईसोफेजेक्टमी करते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, ईसोफेजेक्टमी करते हैं ना तो ईसोफिगस को निकाल देते हैं। जब ईसोफिगस को निकाल देते हैं तो स्टमक को फिर ऊपर ले जाते हैं, थोरैक्स में यहाँ ले जाते हैं, और यहाँ उसको इवन बाजुकात सर्वाइकल रीजन तक ले जाते हैं उसका एनास्टोमोसिस करवाने के लिए। तो तब क्या होता है, या तो जो लेफ्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है और जो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसेस है उनको डिवाइड कर देते हैं, और स्टमक जो है वो सिर्फ फिर राइट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक पे रिलाई कर रहा होता है, कि बाकी तीनों को डिवाइड कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, और बाकी जो सिर्फ दो बचती हैं, एक राइट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, इन पे स्टमक फिर रिलाई करता है। इन यूजुअली स्टमक में इस्कीमिया नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्री कम्युनिकेशन होता है वेसल्स के दरमियान। नर्व सप्लाई की बात करें तो जो नर्व है स्टमक और डूडेनम की, वो इंट्रिंसिक एक तो होती है, आपको पता है कि जीआईटी की वर्ड्स में माइंटरिक मिजनस प्लेक्सिस तो वहाँ से सप्लाई आ रही होती है। दूसरा जो एक्सट्रिंसिक सप्लाई है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेन स्टिमुलस है एसिड प्रोडक्शन के लिए। ये पॉइंट हमारे बहुत काम आएगा जब हमने आगे पेप्टिक अल्सर की सर्जरीज पढ़नी है ना, तो उसमें हमने देखना है कि बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि वेगोटमी कर देते हैं, कि वेगल की जो ब्रांचेज़ हैं उनको काट देते हैं जो स्टमक को सप्लाई कर रही हैं। इससे जो एसिड सिक्रीशन है ना वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसिड प्रोडक्शन करवा रही है। सो इस नर्व की अगर ट्रांसेक्शन कराएंगे तो एसिड प्रोडक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, ये की भी जाती है सर्जरी। जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो आती कहाँ से स्टमक के पास, वो राइट और लेफ्ट वेगस नर्व से आती है। जो लेफ्ट वेगस है वो इंटीरियर ट्रंक बनाती है, और जो राइट वेगस है वो पोस्टीरियर ट्रंक बनाती है। लार्प का उसने निमोनिक बताया कि लेफ्ट जो है वो एंटीरियर आएगी और राइट जो है वो पोस्टीरियर जाएगी। अच्छा, फिर जो वेगस नर्व है वो इसोफिजियल हाइटस से इमर्ज करती है। इसोफिजियल हाइटस क्या है, कि वो वाला पॉइंट है डायफ्राम में जहाँ से इसोफिगस गुजरेगी और थोरैक्स से एब्डोमेन में एंटर होगी, वहाँ से वेगस ना पास करती है, और गैस्ट्रो इसोफिजियल जंक्शन के पास जाकर जो इंटीरियर वेगस है वो एक ब्रांच देती है लिवर को, और फिर जो है ना वो लेसर कर्वेचर के अलोंग चली जाती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम देखेंगे ना वेगोटमी करते हैं, बाजू का ट्रंकल वेगोटमी कर देते हैं, कि जहाँ पर जैसे ही डायफ्राम से ये निकली, अभी इसने लीवर को ब्रांच देनी थी, उसको वहीं पे ट्रांसएक्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि स्टमक में एसिड एसिड की जो प्रोडक्शन है वो तो इनहिबिट हो जाएगी, लेकिन साथ ही गोल ब्लैडर और लीवर अफेक्टेड होंगे, गोल स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जो इंटीरियर वेगस है वो लीवर को भी ब्रांच देती है, और जो फिर पोस्टीरियर वेगस है वो स्टमक के साथ साथ सीलियक एक्सिस को भी ब्रांच देती है। जो नर्व ऑफ लेटर जट है ये असल में जब एंटीरियर वेगस लीवर को ब्रांच देने के बाद स्टमक के पास जाती है तो फिर इसको नर्व ऑफ लेटर जेट कहते हैं। ये जो है वो बॉडी और स्टमक को सप्लाई करती है, और यही है जो एसिड सिक्रीशन करवाती है पाइटल सेल से। नर्व ऑफ लेटर जेट फिर जो है ना वो एंट्रम के बाद कंटिन्यू हो जाती है, और इसको फिर क्रॉस फुट कहते हैं। मतलब एंट्रम की तरफ जब ये जाती है ना, एंट्रम को जब ये ब्रांचेस देती है तो आप इसको क्रॉस फुट कहते हैं। क्रॉस फुट जो है ये एंट्रम को सप्लाई करेगी। और जो हमने हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी अब की जाती है ना, मैं साथ साथ वेगोटमी का इसलिए बता रही हूँ कि जब हमने पेप्टिक सर्जरीज पढ़नी है ना तो आपको फिर ये चीज़ें तब क्लियर होंगी। जब हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी की जाती है ना उसमें फिर सिर्फ क्रॉस फुट को काटा जाता है जो सिर्फ एंट्रम को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ना पैरासिम्पैथेटिक का एक और काम है। इसका ये काम है कि ना स्टमक की बॉडी को रिलैक्स भी करते हैं, जिससे जो इंजेस्टेड फूड है वो अकोमोडेट हो जाता है, और ये जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर को भी सप्लाई करते हैं। तो ये सारी हमने, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इंपॉर्टेंट थी तो इसको उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, और हमने देख लिया इसको। अब हम ना डिजीजेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है गेस्ट्राइटिस। तो जो गेस्ट्राइटिस है ना वो गैस्ट्रिक मुकोजा की इन्फ्लेमेशन है। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ये सारी टाइप्स इंपॉर्टेंट है। टाइप ए गेस्ट्राइटिस जो है ये प्री मेलिग्नेंट होती है, ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें होता क्या है कि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं पाइटल सेल
ऑफ स्टमक के अगेंस्ट और पाराइटल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब ये पाराइटल सेल्स जो थे इन्होंने एसिड प्रोडक्शन करनी थी, एसिड के साथ साथ इन्होंने इंट्रिंसिक फैक्टर भी बनाना था। जब इनकी पाराइटल सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी, एक तो एक्लोराइड्रिया हो जाएगा कि एसिड नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसने विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन करवानी होती है, तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और साथ जो है ना वो, क्योंकि ये स्टमक के सेल्स को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है इस टाइप में, तो फिर गैस्ट्रिक एट्रोफी भी होगी। अब आपने क्या करना है, आपने टाइप ए जो है ना इसको 4A से याद रखना है, क्योंकि ये टाइप ए गैस्ट्राइटिस है, इसको 4A से याद रखना है। एक आपने याद रखना है ए फॉर ऑटो इम्यून कंडीशन, कि ऑटोइम्यून कंडीशन है, इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं। दूसरा आपने याद रखना है ए से ए ट्रोफी, कि इसमें पाराइटल सेल्स की ए ट्रोफी होती है। तीसरा याद रखना है ए क्लोराइड्रिया, कि ए क्लोरोहाइड्रिया, सॉरी ए क्लोरोहाइड्रिया, कि इसमें जो HCl है वो प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि पाराइटल सेल डिस्ट्रक्ट हो गए। और 4A से याद रखना है इनीमिया, कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। तो जो 4A जो है ना ये आपने इसके लिए याद रखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट है टाइप बी गैस्ट्राइटिस। ये जो है ना ये H पाइलोरी के इन्फेक्शन से होती है। अगर हम एच पाइलोरी की रेडिकेशन थेरेपी करते हैं तो ये ठीक हो जाती है, और ये मोस्ट कॉमन ना एंट्रम को अफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद रिफ्लक्स, ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ ना ये आप साथ इधर नोट करते जाए बुक पे। अच्छा, थर्ड आ जाता है रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस। रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस जो है ये गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद होती है, जैसे गैस्ट्रोडुओडेनोस्टमी आपने किया, गैस्ट्रिकोसिस एनास्टोमोसिस जजनम के साथ करा दिया, जजनम से जो है वो रिफ्लक्स होना शुरू हो गया बाइल का सारे कंटेंट का स्टमक में, और फिर स्टमक जो है ना उसको इन्फ्लेमेशन होगी, उसको कहते हैं रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट है जी इरोसिव गैस्ट्राइटिस। ये होती है कि जब गैस्ट्रिक मिकोजा का जो बैरियर है ना वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। अब जो एनसेड्स हैं या अल्कोहल है वो मिकोजल बैरियर डिस्टर्ब कर देते हैं, तो स्टमक में इरोजन्स होना शुरू हो जाती हैं। होता ये कि जो एनसेड्स होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सेक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन ने हमारी मिकोजा को प्रोटेक्ट करना होता है, तो अब वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो स्टमक में इरोजन्स हो जाती हैं। स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमली जो इफेक्ट करता है ये फंडस को करता है। जैसे मैंने बताया टाइप बी जो है वो एंट्रम को ज्यादा इफेक्ट करता है, और ये जो टाइप स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस है ये फंडस को। कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, जिस तरह से शोक हो, बर्न होता है, ब्लीड कर गया पेशेंट, हाइपोवोलीमिया हो गया है, तो उस केस में क्या होता है कि गैस्ट्रिक मिकोजा की सप्लाई रिड्यूस होती है। जैसे गैस्ट्रिक मिकोजा की सप्लाई रिड्यूस होती है तो उसको गैस्ट्राइटिस होना शुरू हो जाता है, फिर वहां पर से ब्लड आता है, हिमाटोमेसिस मिलीना शुरू हो जाता है, अगर सीवियर केसेस हो तो परफोरेशन भी हो सकती है। अब क्या करना है कि जैसे ही लगे कि पेशेंट शोक में है, ब्लीड कर रहा है, हाइपोवोलीमिया में, तो पेशेंट को बाकी सारे रिससिटेशन करने के साथ पीपीआई देने होते हैं, हिस्टामिन ब्लोकर्स भी देने होते हैं। अगर उनकी मेजर सर्जरी हो रही हो तब भी उन्हें देने होते हैं। आईसीयू में एडमिट पेशेंट होते हैं उनको भी देने होते हैं, ताकि स्टमक में अल्सर्स ना बने। नेक्स्ट आ जाती है जी मेंट्रियर डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाइपरट्रोफिक गैस्ट्रोपैथी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वैसे अनकॉमन कंडीशन है, इसमें होता ये है कि अगर जो गैस्ट्रिक के म्यूकोजल फोल्ड है उनकी हाइपरट्रोफी हो जाए, हाइपरट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल फोल्ड। अच्छा, अब उनकी हाइपरट्रोफी होगी, म्यूकस को ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया हो जाएगा, और ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, ठीक है। और ये एसोसिएटेड है एनीमिया के साथ, प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोपैथी के साथ। तो इसमें कितना कुछ हो रहा है, इसमें एक तो, अच्छा इसमें एक तो हाइपरट्रोफी हो रही है म्यूकोजा की, म्यूकोस प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, हाइपोक्लोराइड्रिया HCl कम हो रहा है, प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, एनीमिया भी हो रहा है, और साथ प्रोटीन भी लूज हो रही है, हाइपोप्रोटीनीमिया भी हो रहा है। तो एनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया और हाइपोक्लोराइड्रिया, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, ये कहते हैं कि इसका ना ये कॉज देखा गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है ना उसकी ओवर एक्सप्रेशन से ये हो जाती है, और प्री मेलिग्नेंट है तो ये कैंसर फॉर्मेशन का रिस्क भी ज्यादा कर देती है। और बाजुकात ना ये होता है कि खुद ही रिग्रेस कर जाते हैं, आपको ट्रीट नहीं करना पड़ता। और अगर ये खुद रिग्रेस ना करे तो फिर, क्योंकि प्री मेलिग्नेंट है तो हम गैस्ट्रिक रिसेक्शन कर देते हैं, ताकि कैंसर ना बन जाए, ठीक है। और अगर हाइपोप्रोटीनीमिया सीवियर हो जाए या बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा हो तब भी हम फिर गैस्ट्रिक रिसेक्शन कर देते हैं। आगे आ जाती है जी लिम्फोसिटिक गैस्ट्राइटिस। ये होती है कि अगर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाए गैस्ट्रिक म्यूकोजा की, और मतलब बहुत सारे लिम्फोसाइट आ जाएंगे गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, तो वो गैस्ट्राइटिस करा देते हैं। इयोसिनोफिलिक एक गैस्ट्राइटिस होती है, इसमें इयोसिनोफिल आ जाते हैं, और ये यूजुअली एलर्जिक कंडीशन होती है। फिर लास्ट ग्रेनुलोमेटस गैस्ट्राइटिस है, ये होती है ट्यूबरकुलोसिस या क्रोहन डिजीज की वजह से, क्योंकि इन दोनों में ग्रेनुलोमा बनते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा बनते हैं, और क्रोहन डिजीज में नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा बनते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज। ये फोकल डिफेक्ट है गैस्ट्रिक या डुodenal म्यूकोजा में, और ये एक्सटेंड करता है सब म्यूकोजा से, और डीपर जाकर ये ब्लीड भी करवा सकता है, परफोरेशन भी। आपको पता है ना पेप्टिक अल्सर डिजीज की मोस्ट कॉमन और मोस्ट जो है ना वो सिवियर कॉम्प्लिकेशन यहाँ एक तो ब्लीडिंग है, अपर जी ब्लीड, और दूसरा परफोरेशन है। जो ड्यूडेनल अल्सर है वो ज्यादा कॉमन है गैस्ट्रिक अल्सर की निस्बत। ड्यूडेनल अल्सर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एसिड ओवर प्रोडक्शन की वजह से, लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो प्रोड्यूस होते हैं वीकनेस इन म्यूकोजा की वजह से। मतलब गैस्ट्रिक अल्सर तब बनेंगे जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे हमने देखा था कि एनसिड्स की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजा डिस्टर्ब हो जाता है, अल्कोहल की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, अगर जो है वो ब्लड ना मिले सही से स्टमक को, हाइपोवोलीमिया, उस केस में भी गैस्ट्रिक म्यूकोजा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन सब कंडीशन में गैस्ट्रिक अल्सर ज्यादा होते हैं। लेकिन वो वाली कंडीशन जिनमें एसिड ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है स्टमक से, जैसे H पाइलोराई है वो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस करवा रहा होता है, तो उस केस में ड्यूडेनल अल्सर ज्यादा कॉमन है, ठीक है।
अच्छा, अब हम कॉजेज़ की बात करें तो 95% जो डुओडेनल अल्सर है वो एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड है। तो 85% गैस्ट्रिक अल्सर एच पाइलोरी के, मतलब सबसे जो कॉमन कॉज है वो एच पाइलोरी है। एनसेड जो है वो क्या करते हैं, ये भी कॉज एनसेड करेंगे कि आप प्रोस्टाग्लैंडिन को रिड्यूस कर देंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो था वो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट था। स्मोकिंग, कैफीन और स्पाइसी फूड लेने से भी एसिड अल्सर्स बन सकते हैं। इस्कीमिया की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा देर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं ज़ुलिंजर एलिसन सिंड्रोम में, इन सब में क्या होगा, किसी में म्यूकोजा बैरियर खराब हो रहा है और किसी में एसिड ज़्यादा बन रहा है। इन सब का एंड रिजल्ट होगा कि अल्सर बन जाएँगे। अच्छा, अब पैथोफिजियोलॉजिस्ट ने पहले ड्यूडेनल की बताई है, फिर गैस्ट्रिक की बताई है। जो ड्यूडेनल अल्सर होते हैं वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ज़्यादातर बनते हैं। अल्सर जो है वो इंटीरियर वॉल में अगर होंगे और परफोरेट कर जाएँगे तो पेरिटोनियम को इन्वॉल्व करके पेरिटोनाइटिस करा देंगे। अगर पोस्टीरियर वॉल में होंगे और परफोरेट करेंगे तो वो हीमाटोमेसिस और हेमरेज करवाएँगे। अच्छा, जब क्रोनिक अल्सर हील करता है तो फाइब्रोसिस होती है। जब फाइब्रोसिस होती है, अच्छा, ये एक पॉइंट मिस हो गया कि जब पोस्टीरियर वॉल में वो परफोरेट करके हेमरेज करवाएँगे ना, तो किस आर्टरी से हेमरेज होता है, कौन-सी आर्टरी ब्लीड करती है? वो होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है ना वो ब्लीड करती है जब ड्यूडेनल अल्सर परफोरेट करता है। अच्छा, जब अल्सर हील करेंगे तो फाइब्रोसिस होगा, स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर अगर बन गया तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जानी है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना है, ठीक है? और ड्यूडेनल अल्सर जो होता है ना, इनमें मैलिग्नेंसी का चांस बहुत कम होता है, लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर है ना, उनमें हम देखेंगे कि मैलिग्नेंसी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जब ड्यूडेनल अल्सर हो ना, तो उसकी बायोप्सी लेना इतना ज़रूरी नहीं होता जब आप एंडोस्कोपी करते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांसेस नहीं होते अल्सर के। जो ड्यूडेनल अल्सर की पेन होती है वो फूड इंटेक से रिलीव हो जाती है, और ये पेशेंट जो होते हैं वो ओबीस होते हैं, और जो गैस्ट्रिक अल्सर की पेन है वो फूड इंटेक से एग्रावेट होती है, और वो पेशेंट जो है वो थिन एंड स्लिम होते हैं यूजुअली। अच्छा, जो पेन होती है ड्यूडेनल अल्सर की वो फ्रीक्वेंटली नाइट्स में हो रही होती है, और बाज़ औक़ात पेशेंट को उठना जो है वो उठना पड़ता है रात के टाइम, इतना उसको पेन होता है, ठीक है? अच्छा जी, गैस्ट्रिक अल्सर लार्ज होते हैं, वो लेसर कर्वेचर को यूजुअली इन्वॉल्व करते हैं। पैंक्रियाज में ये इरोड कर सकते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन में इरोड कर सकते हैं, स्प्लीनिक आर्टरी में। जैसे मैंने ड्यूडेनल का बताया था कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी में, पेरिटोनियम में जा सकते हैं, वैसे ही उन्होंने गैस्ट्रिक का बता दिया कि पैंक्रियाज, कोलोन और स्प्लीनिक आर्टरी में जा सकते हैं। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के चांसेस बहुत हाई होते हैं, इसीलिए आपने जब भी एंडोस्कोपी करनी है और गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो आपने बायोप्सी ज़रूर लेनी है, ठीक है? अच्छा, कोई भी अल्सर जो है वो आपको बायोप्सी में मिल गया, आपने उसकी बायोप्सी, मल्टीपल बायोप्सी लेनी है और फिर उसको लेबल करना है कि ये बिनाइन है। बायोप्सीज़ लेने के बाद अगर वो बिनाइन निकलेगा। फीचर्स की अगर बात करें, बाकी ना गैस्ट्रिक अल्सर में फीचर्स आपने वही वाले कर लेने हैं जो उसने ड्यूडेनल में बताए हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर की पेन जो है फूड इंटेक से एग्रावेट करती है और पेशेंट जो है वो थिन एंड स्लिम होते हैं। फीचर्स की बात करें तो एपिगैस्ट्रिक पेन जो है ना मोस्ट कॉमन फीचर है। आपको जब भी पेप्टिक अल्सर का सिनेरियो आएगा ना तो उसने ही बताया होगा एपिगैस्ट्रिक पेन है, पेशेंट को बर्निंग पेन है। 2/3 जो पेशेंट होते हैं ड्यूडेनल अल्सर के, उनमें इतनी पेन होती है कि उनको रात को उठना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया, जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो यूजुअली ईटिंग के साथ पेन एग्रावेट कर रही होती है, तो इसलिए रात को बंदा अब खा तो नहीं रहा होता ना, इंसान सो रहा होता है, इसलिए रात को गैस्ट्रिक अल्सर की पेन ज़्यादा नहीं होती। दूसरा जो उसका फीचर होता है वो पीरियोडिसिटी है, कि जो पेन है पीरियोडिक होती है, ठीक हो जाती है, गायब हो जाती है, कुछ हफ्ते महीने पेशेंट ठीक रहता है, फिर दोबारा वापस आती है। फिर ऑल्ट्रेशन इन वेट के, जो गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट है वो यूजुअली अंडर वेट होते हैं, थिन एंड स्लिम होते हैं, और जो ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट है वो यूजुअली ओवरवेट ओबीस होते हैं। ब्लीडिंग की अगर बात करें तो पेप्टिक अल्सर ब्लीड करते हैं, और बाज़ औक़ात इतना ब्लीड करते हैं कि पेशेंट जो है वो हेमाटोमेसिस के साथ इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है, फिर उसको रिससिटेट करना पड़ता है, फ्लूइड देने पड़ते हैं, एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, पीपीआईज़ देने पड़ते हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इन्वेस्टिगेशन में आपको पता है सबसे पहले एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोडुोडेनोस्कोपी भी जिसको कहते हैं, ये हमारी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। जो यंग पेशेंट जब भी आपके पास आएगा एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आया और वो बस ऐसे कह रहा है कि मुझे ना ऐसे जलन होती है, डिस्पेप्सी है, तो उसको फिर आप एंडोस्कोपी नहीं करते, आप उसको पीपीएस दे देते हो, जैसे हमने गर्ड में भी देखा, ठीक है? आपको मतलब यंग एज में कैंसर भी नहीं ना ज़्यादा होता। लेकिन अगर भी हमारे पास पेशेंट आएगा 45 ईयर से ज़्यादा उसकी एज है और वो बता रहा है ये सारी सिम्टम अल्सर वाली, तो तब हमने क्या करना है, हमने एंडोस्कोपी करनी है, ठीक है? और उसके अलावा अगर कोई पेशेंट यंग एज में भी है लेकिन उसने कोई अलार्मिंग फीचर बता दिया, जैसे वेट लॉस है, जैसे ओडाइनोफेजिया है, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, एनीमिया है, उस केस में भी आपने अपर जी एंडोस्कोपी करनी है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। इसमें आपने अल्सर देखना भी है, उसकी बायोप्सी भी कर लेनी है। जैसे मैंने पहले बताया, ड्यूडेनल अल्सर की बायोप्सी ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर की बायोप्सी ज़रूर करनी होती है। अच्छा, दूसरा आपने एंडोस्कोपी के बाद जो काम करना है, आपने एच पाइलोरी को डिटेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे मेजर जो कॉज है अल्सर का वो एच पाइलोरी है। अब एच पाइलोरी की ना इन्वेस्टिगेशन को मैं डिवाइड करूंगी दो में, एक होती है इन्वेसिव और एक होती है नॉन इन्वेसिव, ठीक है? पहले वही बात कर रहा है कि 90% ड्यूडेनल अल्सर और 80-85% जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो एच पाइलोरी करवाता है, इसीलिए हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव में हम इनको डिवाइड करेंगे। यूरिया ब्रिथ टेस्ट जो है ये नॉन इन्वेसिव है। अगर हम स्टूल टेस्ट करेंगे वो भी नॉन इन्वेसिव है। अगर हम ब्लड में एच पाइलोरी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज देखेंगे वो भी नॉन इन्वेसिव है। तो ये तीन टेस्ट हैं जो कि नॉन इन्वेसिव है, इनमें आपको कोई इन्वेजन नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर आपने जो है वो रैपिड यूरिएज टेस्ट करना है तो ये इन्वेसिव है, क्योंकि ये बायोप्सी के बाद ही किया जा सकता है। अगर आपने हिस्टोलॉजी और कल्चर करना है एच पाइलोरी के लिए तो वो भी इन्वेसिव टेस्ट है। पहले अब हम बात नॉन इन्वेसिव की कर लेते हैं। यूरिया ब्रिथ टेस्ट सबसे पहले आ जाता है, ये बहुत क्विकली परफॉर्म किया जाता है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट है एच पाइलोरी के लिए। इसमें करते हैं कि पेशेंट को ना, अच्छा आपने गौर से समझना है, पेशेंट को ना इसमें ये करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना
नहीं सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी जाती, पेशेंट को दिया जाता है यूरिया। पेशेंट को यूरिया दिया जाता है, और यूरिया जो होता है ना, उसके उसमें जो कार्बन होती है वो लेबल्ड कार्बन होती है, कार्बन 13 होती है, ठीक है। यूरिया उसको इंजेस्ट करवाया जाता है, लेबल्ड जो यूरिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब अगर देखिए नॉर्मली पेशेंट के स्टमक में यूरिएज तो नहीं पड़ा होगा ना कि जो यूरिया को अमोनिया में बदल देगा, लेकिन वो वाले लोग जिनके एच पाइलोरी है स्टमक में, यानी जो इन्फेक्टेड है, उनमें क्या होगा, जैसे वो यूरिया को इंजेस्ट करेंगे, यूरिया उनके स्टमक में जाएगा, वो जो यूरिएज होगा एच पाइलोरी के पास, वो उस यूरिया को अमोनिया में बदल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा। अब होगा क्या कि वो पर्सन जो है जब एक्सेल करेगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सेल करेगा वो आइसोटोप लेबल्ड होगी, यानी जो हमने यूरिया की सूरत में अंदर भेजी थी वही कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस, क्योंकि उसको यूरिएज ने तोड़ दिया, तो वो वापस आएगी और वो आइसोटोप लेबल्ड होगी। तो हमें समझ आ रहा है कि इस पर्सन के स्टमक में इस वक्त यूरिएज मौजूद है, ये एच पाइलोरी मौजूद है। दूसरा मैंने आपको नॉन इन्वेसिव टेस्ट स्टूल टेस्ट बताया। इसमें क्या करते हैं कि स्टूल में देखा जाता है, और ये 90% सेंसिटिव और स्पेसिफिक 95% होता है, इसमें आपको एच पाइलोरी डिटेक्ट हो जाता है, एच पाइलोरी एंटीजन, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इन्वेसिव टेस्ट की। इन्वेसिव टेस्ट में पहले जो उसने बताया हुआ क्विक यूरिएज टेस्ट है। इसमें करते हैं कि इसमें पहले तो बायोप्सी लेनी पड़ती है, ठीक है, गैस्ट्रिक या डुडल में कोजा जहाँ पे भी अल्सर आपने उसकी बायोप्सी लेनी है, फिर टिश्यू को एक मीडियम में रखना है, उस मीडियम में यूरिया भी होना चाहिए और पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर भी होना चाहिए। प्रिंसिपल इसका भी तकरीबन वैसे ही जैसे रैपिड यूरिया, रैपिड कह रही हूँ, यूरिया ब्रिथ टेस्ट का था, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या करते हैं, यूरिएज एंजाइम जो है वो उस यूरिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, अमोनिया जो है पीएच को कर देती है अल्कलाइन। तो यहाँ पर हमने जो पीएच इंडिकेटर रखा हुआ था, पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर रखा हुआ था, वो इंडिकेट कर देगा कभी पीएच अल्कलाइन हो चुकी है। हमें समझ आ जाएगा कि अमोनिया प्रोड्यूस हुई है, यानी यहाँ पर यूरिएज एंजाइम है, एच पाइलोरी है, ठीक है। एक तो ये हो गया ना। दूसरा, हिस्टोलॉजी कल्चर में क्या करते हैं कि सिंपली म्यूकोजा की बायोप्सी लेते हैं, उसको स्टेन करते हैं, स्टेन करके उसको देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसका कल्चर करते हैं। इससे जो है ना वो हमें पता चल जाता है, और जो कल्चर है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है एच पाइलोरी की डिटेक्शन के लिए। तो ये सारी एच पाइलोरी की डिटेक्शन होगी, आपको इसी तरह से डिटेल में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो हम सीरम गैस्ट्रिन लेवल देख सकते हैं, गैस्ट्रिनोमा को रूल आउट करने के लिए, क्योंकि उससे भी जो है ना वो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है एसिड की। अब तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, पता चल गया हमें, अब हमने करना है इसको ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाता है। मेडिकल में हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, मेन स्टे है ये ट्रीटमेंट का। अगर कोई अल्सर की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ गई हैं तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर लेना है, उसको जो फ्लूइड्स देने हैं, आईवी इन्फ्यूजन देनी है, आईवी में उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए जाते हैं, और फिर उसको कहना है कि भाई तुमने लाइफ लॉन्ग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेने हैं जब तक कि तुम ये जो पॉजिटिव फैक्टर है ये एलिमिनेट नहीं हो जाता, ठीक है। अच्छा, पेश और जितने भी मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए थे वो पेशेंट को समझा दिए जाते हैं कि रिस्क फैक्टर है, और पेशेंट से एडवाइस की जाती है कि इन सबको अवॉइड करें। जैसे स्मोकिंग है तो छोड़ दो, अल्कोहल हो तो ना लो अल्कोहल, और अगर एनसेड्स ले रहे हो, एस्पिरिन किसी कंडीशन के लिए वो ले रहा है, तो साथ उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने हैं कि ये तुमने साथ खाना है, ठीक है। यूजुअली जब भी कोई पेशेंट एनसेड ले रहा होता है साथ वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स उसको डॉक्टर जो है ना वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी देता है, और साथ वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी ले रहा होता है। अच्छा जी, अगर आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन मिला था तो फिर आप सिर्फ इस तरह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देकर उसको नहीं भेजोगे, बल्कि फिर आप पूरी इरेडिकेशन थेरेपी करवाओगे एच पाइलोरी की, क्योंकि इसको इरेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और जब वो इरेडिकेशन हो जाए एच पाइलोरी की, तो उसके 3 मंथ्स तक उसके बाद भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेने हैं, और उसके 3 मंथ्स के बाद आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेना बंद कर सकते हो। अब अगर हमने बात की एच पाइलोरी को इरेडिकेट करने की, तो इरेडिकेशन थेरेपी भी देख लेते हैं। इसकी जो इरेडिकेशन थेरेपी होती है वो उसमें दो तरह के रेजिमेंट्स हैं, एक ट्रिपल रेजिमेंट है, एक क्वाड्रपल है। ट्रिपल रेजिमेंट में जो है वो आता है ओमिप्राजोल, अमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। अमिप्राजोल जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, फिर अमोक्सिसिलिन और फिर मेट्रोनिडाजोल, ये तीन आ जाती हैं। बाकी यहाँ पर डॉगर में पता नहीं उसने क्या क्या लिखा है, मुझे जो एक लाइन में ये याद था ये मैंने बता दिया। यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, डॉगर से करना तो वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये वाला फेल हो जाए तो फिर मैं क्वाड्रपल की तरफ चले जाते हैं। क्वाड्रपल में बिस्मथ सब सैलिसाइलेट ऐड करना है, और साथ मेट्रोनिडाजोल है, टेट्रासाइक्लिन, और साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये क्वाड्रपल होता है, ये रेजिमेंट यूज करते हैं, ट्रिपल यूज करते हैं, फिर एच पाइलोरी को रेडिकेट कर देते हैं। तो उसके बाद 3 महीने तक पेशेंट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेता रहता है, फिर वो छोड़ देता है तो वो ठीक हो जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। सर्जरी यूजली करनी होती है कि जब कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं जो कि ब्लीडिंग है, परफोरेशन है, फाइब्रोसिस है, स्टिचेस है, फिर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है सर्जरी के साथ। अब जो ड्यूडेनल अल्सर का मेन सर्जरी का एम है ना, वो ये है कि एसिड का एक्सपोजर कम करवाना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ड्यूडेनल अल्सर है ना वो यूजली होते हैं एसिड ओवर प्रोडक्शन से, और जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो यूजली होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा खराब होने से। तो अब ड्यूडेनल की आप सर्जरी करने लगो तो आपका मेन एम ये है कि भी एसिड प्रोडक्शन को कम करना है। अब आपके पास पहले तो सर्जरी में आ जाता है बाइलोर्थ 1 गैस्ट्रेक्टमी, फिर आता है बाइलोर्थ 2 गैस्ट्रेक्टमी। बाइलोर्थ 1 गैस्ट्रेक्टमी में क्या करते हैं कि जो एंड्रम है उसको मोबिलाइज करते हैं और उसको रिसेक्ट कर देते हैं। अब आपके माइंड में ये आया होगा कि जो अल्सर है वो तो ड्यूडेनम में पड़ा हुआ है, अब हम इसको एंट्रम बेचारे को क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जो एंट्रम है ना उसमें सबसे ज्यादा पाइटल सेल्स हैं, और सबसे ज्यादा जो एसिड प्रोडक्शन है वो एंट्रम में हो रही होती है। तो एंट्रम को हमने रिसेक्ट कर देना है ताकि जो चीफ सोर्स है ना एसिड का वो ही खत्म हो जाए, और फिर हमने ड्यूडेनम को लाके बाकी जो स्टमक का पोर्शन बच गया, जो उसकी बॉडी उसके साथ उसको एनास्टोमोस कर देना है, ठीक है।
अच्छा, और उसके बाद ये आ जाता है बाइलोरस 2 गैस्ट्रेक्टमी। इसमें क्या करते हैं, इसमें एंट्रम को भी रिसेक्ट करते हैं और साथ जो है ना वो डिस्टल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ स्टमक को भी रिसेक्ट करते हैं, और जो ड्यूडेनल स्टम्प है उसको बंद कर देते हैं। उसके साथ नहीं एनास्टोमोसिस कराते, बल्कि जो स्टमक का एनास्टोमोसिस कराते हैं वो लूप ऑफ जेजुनम के साथ करवाते हैं। तो बाइलोरस 2 में क्या करते हैं, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी करते हैं, जबकि बाइलोरस 1 में गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी की जाती है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आपने याद रखना है। साथ इनकी फिगर्स देख लेनी है, फिगर से आपको फिर ये हमेशा याद आएगा। थर्ड फिफ्थ ने गैस्ट्रोजिनोस्टमी की बात की। गैस्ट्रोजिनोस्टमी में ये करते हैं कि ये देखा गया था कि जब हम गैस्ट्रेक्टमी कर देते थे ना, पूरे का पूरा स्टमक निकाल देते थे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी आना शुरू हो गई थी। तो फिर क्या किया गया कि पूरा स्टमक नहीं निकालना, सिर्फ वो जो पोर्शन नीचे वाला डिस्टल है उसको निकाल देना और बाद में स्टमक का जो है ना वो एनास्मोसिस करा देना जजुनम के साथ। लेकिन इसका एक मसला था, इसका मसला ये था कि जो एसिड है वो स्टमक से डायरेक्टली जजुनम में आना शुरू हो रहा था, क्योंकि गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी हमने किया और फिर वो जजुनम में अल्सर बनवाना शुरू कर देता। इसीलिए अब इसको आइसोलेटेड नहीं करते, अब बाइलोर्थ 2 कर देते हैं अगर करनी हो, कि उसमें डिस्टल पोर्शन को पहले रिसेक्ट करना है फिर गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी करनी है। ठीक है, आइसोलेटेड नहीं करते कि आपने रिसेक्ट नहीं किया एंट्रम को और सीधा स्टमक के साथ जजुनम को जोड़ दिया, इसका नुकसान होना है, जजुनम में अल्सर बन जाना है। चलें, ये सर्जरी के बाद उसने वेगस डिनर्वेशन की बात की। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो वेगस नर्व है ना वो सप्लाई करती है स्टमक को और वो एसिड की प्रोडक्शन करवाती है। तो हम वेगोटमी अगर कर देंगे तो एसिड की प्रोडक्शन जो है ना वो इनहिबिट हो जाएगी। तो एसिड प्रोडक्शन स्टमक से वो कह रहा है मेनली डिपेंड करती है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ स्टमक से वेगस नर्व पे डिपेंड करती है, और वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्टमक को मोटर इंपल्सेस देती है। सो अगर हम वेगस नर्व को ट्रांसएक्ट कर देंगे तो एसिड सप्रेशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक और मसले की बात है, तो जो वेगस नर्व है ना उसने, ठीक है एसिड तो बनाती है, लेकिन आपको एक और चीज़ बताई थी कि वो स्फिंक्टर को भी सप्लाई करती है। तो जब वो स्फिंक्टर को सप्लाई करती है तो स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, तब गैस्ट्रिक इंपटाइंग होती है। अगर आपने वेगस नर्व को खत्म कर दिया है, उड़ा दिया, तो उससे क्या होगा कि गैस्ट्रिक इंपटाइंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपने वेगोटमी तो करनी है, एसिड तो सप्रेस करना है, लेकिन साथ कोई आपने ऐसा प्रोसीजर भी करना है जिसकी वजह से क्या होगा कि गैस्ट्रिक इंपटाइंग होती जाए और गैस्ट्रिक का जो कंटेंट है सारा वो ड्यूडेनम में या जजुनम जिसके साथ भी आपने डैश किया वहां पर इंटर होता रहे। ठीक है, तो उसको कहते हैं ड्रेनेज प्रोसीजर। तो जब भी वेगोटमी करनी है उसके साथ ड्रेनेज प्रोसीजर करना पड़ता है, अनटिल अनलेस वो हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी हो जिसमें क्रॉस फुट को काटते हैं, उसमें फिर आपको ड्रेनेज प्रोसीजर नहीं करने पड़ते। ड्रेनेज प्रोसीजर कौन कौन सी किए जा सकते हैं, पाइलोरोप्लास्टी की जा सकती है, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, पाइलोरोप्लास्टी में क्या करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगाते हैं पाइलोरिक रिंग पे और उसके बाद उसको ट्रांसवर्सली क्लोज करते हैं। ऐसे लॉन्गिट्यूडनल काट के क्लोज जो है वो ट्रांसवर्सली करते हैं। इसके लिए फिगर देख लें आप साथ ही। अच्छा, इससे क्या होता है, जो पाइलोरिक रिंग है वो वाइडेंड हो जाती है, उसकी वाइडनिंग हो जाती है, उसकी वजह से फिर इफेक्टिव ड्रेनेज होती रहती है कि स्टमक से खाना जो है वो डोडेनम में इंटर होता रहता है। अच्छा, अब आगे डिनर्वेशन प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं। ट्रंकल वेगोटमी एंड ड्रेनेज आ जाता है पहले, उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है सिलेक्टिव वेगोटमी एंड ड्रेनेज, और तीसरा आता है हाईली सिलेक्टिव। देखिए हाईली सिलेक्टिव में उसने ड्रेनेज का जिक्र नहीं किया, क्योंकि हाईली सिलेक्टिव में आपको ड्रेनेज प्रोसीजर नहीं करने पड़ते। अब ट्रंकल वेगोटमी ड्रेनेज की बात करते हैं। ट्रंकल वेगोटमी में करते क्या है कि जो इंटीरियर पोस्टीरियर वेगस नाम है उनको डिवाइड कर देते हैं, यानी जैसे अभी वो डायफ्राम से निकली थी बाहर ओपनिंग से, तो हमने उनको काट दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, पैरेटल सेल की डिनर्वेशन हो जाएगी, एसिड सेक्रेशन की इनहिबिशन हो जाएगी। इसका जो है ना वो ये होगा कि मैक्सिमल एसिड आउटपुट 50 से 60% तक कम हो जाएगा, और जो बेसल एसिड आउटपुट है वो 90% तक कम हो जाएगा। लेकिन जैसे हम इसकी डिनर्वेशन करेंगे तो जो पाइलोरस पार्ट स्टमक का उसकी भी डिनर्वेशन हो जाएगी, इसीलिए वो एम्पटाइंग नहीं हो पाएगी और आपको साथ फिर कोई ड्रेनेज प्रोसीजर करना पड़ेगा जिसमें पाइलोरोप्लास्टी या गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी आता है। अच्छा, उसके साथ एक और मसला होगा वेगल में, ट्रंकल वेगोटमी में ये मसला होगा कि इसने ना लिवर को भी ब्रांच देनी थी। अब वो लिवर को ब्रांच नहीं मिली तो जो है वो उसमें गॉलस्टोन बनना शुरू हो जाएंगे और डंपिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए अब इसको जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। फिर उन्होंने एक नया प्रोसीजर बनाया जो था सिलेक्टिव वेगोटमी ड्रेनेज। इसमें क्या किया, इसमें ना अच्छा साथ साथ फिगर्स देखते हैं बुक से। इसमें उसने क्या किया कि जो हेपेटोबिलियरी फाइबर्स थे ना और जो ब्रांचेस थी उसको प्रिजर्व किया। उसने कहा कि जो इंटीरियर है उसने आके लिवर को ब्रांच देनी है तो पहले वो ब्रांच दे दे, फिर हम इसको काटेंगे। और जो पोस्टीरियर उसने पहले सीलिक एक्सिस को देनी है तो पहले सीलिक एक्सिस को ब्रांच दे दे, सीलिक प्लेक्सस को, फिर हम उसको काटेंगे। तो इस तरह से उनको कहा कि भाई तुम लोग अपनी ब्रांचेस दे लो, फिर उनको ना सिलेक्टिव विगोट में उनकी की। ठीक है, इससे स्मॉल इंटेस्टाइन भी बच गई, लिवर भी बच गया और गोल ब्लैडर भी प्रिजर्व हो गया, तो गोल स्टोन वगैरह या डंपिंग इसमें नहीं हुआ। हाईली सिलेक्टिव गोट में ये उससे भी अच्छा है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ना एंट्रल ब्रांचेस को क्रोस फुट को जो है ना वो काटते हैं, और देखा आई गलत यहाँ पर मिस्टेक हुई है। और असल में ना इतना ये ज़्यादा इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना कि मिस्टेक हो जाती है। आई एम रियली वेरी सॉरी। क्रॉस फुट को प्रिजर्व करना है। अच्छा, जहाँ पे भी मैंने ये बोला है ना, मैंने ये मिस्टेक किया, आपने इसको ठीक कर लेना है। और इसको अच्छे से याद रख लेना है कि जो क्रोस फुट है ना जो एंट्रम को सप्लाई कर उसको तो हमने बचाना है, क्योंकि अगर हमने इसको काट दिया तो ड्रेनेज प्रोसीजर करना पड़ता है, क्योंकि फिर गैस्ट्रिक एम्पटाइम नहीं होती। हमने क्रोस फुट को बचाना है और हिपैटोबिलरी यानी जो लिवर की सप्लाई है उसको भी बचाना है, और हमने जो है ना वो काटना सिर्फ उन ब्रांचेस को है जो कि प्राइटल सेल को सप्लाई करी है। ठीक है, तो मैं अगेन रिवाइज करी हूँ, जो क्रोस फुट है जो कि एंट्रम को सप्लाई कर रहा है, जो कि उसको पाइलोरस को सप्लाई कर रहा है, उसको प्रिजर्व करना है। ठीक है,
चलें, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो ये है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, इसके साथ कोई ड्रेनेज प्रोसीजर भी नहीं करना पड़ता है, इसके साथ गोल्ड स्टोन्स भी नहीं बनते, और ये सबसे अच्छा प्रोसीजर है। अब बात कर लेते हैं जी गैस्ट्रिक अल्सर के लिए कौन सी सर्जरी करते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर अल्सर के केस में वो कह रहा है कि हम जो है ना वो मेलिग्नेंसी को रूल आउट करते हैं, बायोप्सी करते हैं, और फिर वो जो सारा डिजीज़ टिश्यू होता है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। कि ड्यूडेनम के केस में तो डिजीज़ टिश्यू ना भी रिमूव करो तो इतना मसला नहीं था, सिर्फ़ एसिड प्रोडक्शन को रोक दो तो डिजीज़ टिश्यू खुद ही हील कर जाता था। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर के केस में हम डिजीज़ टिश्यू को, अल्सर वाले टिश्यू को भी रिमूव करते हैं, क्योंकि उसके मैलिग्नेंसी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं पेप्टिक अल्सर की कॉम्प्लिकेशंस की। उसमें रिकरेंट अल्सरेशन आ जाती है, डंपिंग प्रोसीजर आ जाता है या डंपिंग सिंड्रोम आ जाता है। ये ना पेप्टिक अल्सर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं। पेप्टिक अल्सर की कॉम्प्लिकेशंस हम आगे देखेंगे। रिकरेंट अल्सरेशन, रिकरेंट, अब आपको पता है कि कोई भी सर्जरी कर लो, कोई भी मेडिसिन दे दो, डिजीज ठीक कर दो, वो दोबारा से हो सकती है, रिकरेंस हो सकती है। तो यहाँ पे भी रिकरेंस के चांसेस है। फिर डंपिंग सिंड्रोम है, डंपिंग सिंड्रोम में अर्ली डंपिंग होती है, लेट डंपिंग होती है। डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है जी, ये पूरा ग्रुप है सिम्टम्स का, जिसमें कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स भी आती हैं, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी आती हैं। और ये होता क्यों है कि जब गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो रैपिड पोरिंग उनकी हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है ना हेल्दी पीपल में, वही होता है कि स्टमक में फूड आता है, फिर थोड़ी देर वहाँ पे स्टे करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पाइलोरस में से गुजर कर ड्यूडेनम में आहिस्ता-आहिस्ता जाता रहता है। ये नहीं होता कि एक ही दम पूरा स्टमक जो है ना वो खाली हो गया और सारा कंटेंट ड्यूडेनम में, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हम छेड़-छाड़ करते हैं, कोई अल्सर वगैरह बन जाते हैं, हम गैस्ट्रिक जो है ना वो उसका डिस्टल पोर्शन निकाल देते हैं, और हम कुछ ऐसा करते हैं कि जी हमने स्टमक को जजनम के साथ अटैच कर दिया, तो फिर क्या होता है कि अर्ली इतना ज़्यादा कि सारे का सारा खाना स्टमक से डायरेक्टली जजनम में एक साथ ही चला जाएगा, ठीक है? कि हमने वो गोटमी कर दी या कोई गैस्ट्रिक ड्रेनेज प्रोसीजर किया, उन सब में यही होता है। अब ये क्या एक ही दम जब इतना सारा खाना क्या होगा स्टमक से जजनम में आ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फूड आ गया, बहुत ज़्यादा ओस्मोलैरिटी हाई हो गई है, हाइपर ओस्मोलैरिटी हो गई है। जब हाइपर ओस्मोलैरिटी होगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन आएँगी। ड्यूडेनम क्या करेगी, या जो भी इंटेस्टाइनल की वॉल होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगी, और बाइल सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में फ्लूइड कम हो जाएँगे, कि वो इतना ज़्यादा फ्लूइड ल्यूमन को दिया जा रहा है, इंटेस्टाइन को दिया जा रहा है, ओवरऑल बॉडी में फ्लूइड गिर जाएगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा पेशेंट को, ट्रांजिट हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, और जो सिम्पटम्स आएँगे वो हाइपोवोलेमिया के आएँगे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि अच्छा चलें, हाइपोवोलेमिया तो हो गया, अर्ली डंपिंग में हाइपोवोलेमिया होते हैं, ठीक है? मैं सिम्पटम आपको बाद में बताती हूँ। हाइपोवोलेमिया हो गया, फिर ये होगा कि वो जो इतना ज़्यादा खाना है उसने अब्ज़ॉर्ब भी होना है। अब जब वो इतना ज़्यादा खाना जो डाइजेस्ट होने के बाद अब्ज़ॉर्ब होना शुरू होगा, तो इंसुलिन जो है, या जब वो इंटेस्टाइन में होगा खाना, तो पैंक्रियाज़ को सिग्नल चले जाएँगे कि भई बहुत सारा इंसुलिन जो है ना सेक्रेट करो, क्योंकि बहुत सारा खाना आ रहा है। जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाई जाएगी, वो खाना तो नॉर्मल उतना ही था जितना वो पर्सन पहले खाता था। हमारी बॉडी इसीलिए ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है, क्योंकि वो खाना एक साथ ही आ गया, तो बॉडी को लग रहा है पता नहीं कितना ज़्यादा खाना है, हालाँकि वो नॉर्मल फूड था। इंसुलिन जो है वो नॉर्मल की बजाय बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगी। अब वो जो सारा खाना जाएगा लिवर के पास या ब्लड में, तो वो तो नॉर्मल खाना था, इंसुलिन ने जितना था उसको अब्ज़ॉर्ब करवाया, फूड ग्लूकोज़ सारा स्टोर करवा दिया, अब इंसुलिन अभी भी ब्लड में है, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है? इंसुलिन की हाइपर सेक्रेशन की वजह से। तो इस तरह से अर्ली डंपिंग में हाइपोवोलेमिया होता है, और लेट डंपिंग में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है? ये मैंने आपको उसकी जो है ना वो मेन कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब देखते हैं अर्ली डंपिंग में सिम्पटम्स क्या आते हैं। यूजुअली अर्ली डंपिंग जो है 5 से 40 मिनट्स के दरमियान ही हो जाती है, यानी जब तक खाना स्टमक में जाता है और स्टमक से आगे जाता है, इतने ही पीरियड में जाता है ना, तो इसमें हाइपोवोलेमिया वाले सिम्पटम्स स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, डिज़ीनेस, चक्कर आने लगते हैं पेशेंट को, टैकीकार्डिया, फ्लशिंग, नोज़िया, डायरिया, ये सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, और जो लेट डंपिंग है उसमें स्वेटिंग, ट्रेमर, डिज़ीनेस, फेंटिंग, पाल्पिटेशन तकरीबन मिलते-जुलते ही सिम्पटम है। अब एडवाइस पेशेंट को क्या करना है, अगर पेशेंट आपके पास डंपिंग के साथ आ गया है, तो उसको कहना है, भई तुम स्मॉल मील लिया करो, थोड़ा-थोड़ा करके खाना खाया करो, और ज़्यादा फ्लूइड तुम ना लिया करो जब खाना खा रहे हो, और हाई कार्ब्स ना लिया करो, क्योंकि हाई कार्ब्स होंगे तो तुम्हारा इंसुलिन ज़्यादा बनेगा, तो तुमने हाई कार्ब्स नहीं लेने। और दूसरा, कार्ब्स जो होते हैं वो ऑस्मोटिक लोड को ज़्यादा कर देते हैं, तो जब तुम थोड़े कार्ब्स लोगे, थोड़ा मील लोगे, तो ऑस्मोटिक लोड कम होगा, ठीक है? और दूसरा, हम जो है ना वो उसको ट्रीट ऐसे कर सकते हैं, हम कोई एंटीस्पास्मोडिक मेडिकेशन पेशेंट को दे सकते हैं, उसकी डाइटरी एडजस्टमेंट अगर काम ना करे तो फिर एंटीस्पास्मोडिक मेडिकेशन दे देते हैं। मेजॉरिटी जो केसेज़ हैं वो इस मेडिकेशन से और डाइटरी मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाती है, ठीक है? हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो, परसिस्ट करे, ठीक ही ना हो मेडिसिन से भी, तो फिर हम सर्जरी कर देते हैं, ठीक है? 2 से 3 मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताऊँगी कि जो अर्ली डंपिंग है उसका मील से रिलेशन ये होता है कि इमीडिएटली आफ्टर मील की हो जाती है। जो लेट डंपिंग है वो सेकंड आवर आफ्टर मील होती है, यानी 1-2 घंटे के बाद। जो अर्ली डंपिंग है वो एग्रावेट होती है मोर फूड से। अगर आप और खाना लोगे और सिक्रीशंस आएँगी और हाइपोवोलेमिया होगा, तो वो एग्रावेट होती है फूड इंटेक से। मोर फूड लेने से और एग्रावेट होगी। जो लेट डंपिंग है वो एक्सरसाइज से एग्रावेट होगी, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया था। अगर उस पेशेंट सुकून से बैठ जाएगा, उसको इतने सिम्पटम नहीं आएंगे। अगर वो उठ के चल फिर रहा होगा, या कोई एक्सरसाइज करेगा, या कोई वर्क करेगा, तो फिर उसके सिम्पटम एग्रावेट होंगे। जो अर्ली डंपिंग है उसमें जो रिलीफ आता है वो लाइंग डाउन से आता है, ठीक है? लेट जाओ, लेटने से रिलीफ आता है। लेकिन जो लेट डंपिंग है उसमें रिलीफ आता है फूड से, क्योंकि उसको हाइपोग्लाइसीमिया, अगर वो फूड लेगा ना, तो फिर जो है ना वो उसका अच्छा उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। अब अल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस की बात है, ये भी पेप्टिक अल्सर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इसमें क्या होगा
कि जब हम स्टमक को जो है वो उसके साथ इंटेस्टाइन के साथ अटैच कर दिया है, तो अब उसमें से डायरेक्टली जो है बाइल के कंटेंट स्टमक में आना शुरू हो गए हैं। जब बाइल के कंटेंट स्टमक में आ रहा है तो स्टमक को डैमेज कर रहे हैं, स्टमक का गैस्ट्राइटिस करा रहे हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूस एपिगैस्ट्रिक पेन होगी और ईटिंग से पेन एक्सेसरबेट होगी, बिलियस वोमिटिंग पेशेंट को शुरू हो जाएगी, वेट लॉस, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, एक्लोरहाइड्रिया, गैस्ट्राइटिस, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और बाइल इंड्यूस म्यूकोजल डैमेज होगा इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से ना, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। अब होगा क्या कि जो अल्कलाइन कंटेंट है वो इसोफेजाइटिस भी करा देंगे। वो कह रहा है कि इस कंडीशन को हम ट्रीट कर सकते हैं अगर हम कोलेस्टाइरामीन दें, गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक दें, क्योंकि इससे होगा कि वो जो खाना है वो बजाय स्टमक में वापस आने के जल्दी जल्दी से आगे जाएगा, तो हम प्रोकाइनेटिक दें या कोलेस्टाइरामीन दें। ठीक है। सर्जिकल थेरेपी जो है वो की जा सकती है। सर्जिकल थेरेपी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको रोक्स एन वाई गैस्ट्रोजेनोस्टमी कहते हैं। फिक्र आपने देख लेनी है। इसमें करते क्या है कि रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा कर देते हैं कि वो जो खाना है ना वो स्टमक में, या वो जो बाइल वापस आई थी तो स्टमक में वापस ही ना रहे, अंदर ही घूमती रहे इंटेस्टाइन के। ठीक है। और जैसे भूल भुलैया होता है ना, मुझे इससे वो वाली फीलिंग आती है कि वो इधर ही घूमती रहे। तो ये 100% इफेक्टिव है और इससे बिलियस वोमिटिंग नहीं होती और इससे जो है ना वो सारा जो गैस्ट्राइटिस था वो ठीक हो जाता है। ठीक है। तो ये रोक्स एंड वाई रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं। और अगर आप चाहो तो आप इसकी कोई वीडियो भी देख सकते हो, वरना ये फिगर से भी अच्छी समझ आ जाती है। नेक्स्ट जो पेप्टिक अल्सर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है दैट इज पोस्ट वेगोटमी डायरिया। अच्छा, ये वेगोटमी यानी वेगस की अगर आपने ट्रांसेक्शन की है फिर ये होगा। इसमें क्या होगा कि स्टमक की बड़ी रैपिड एम्पटाइंग हो जाती है, क्योंकि कहाँ पहले वो एक पूरा प्रोसीजर था एम्पटाइंग का, अब आपने ड्रेनेज प्रोसीजर किया तो वो जल्दी से खाना जेजुनम में चला जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप एंटी डायरियल ड्रग वगैरह दे सकते हो, डाइटरी मैनिपुलेशन कर देते हो, उसे थोड़ा गुजारा हो जाता है। ठीक है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का इंसिडेंस जो वो इंक्रीज कर जाता है वेगस नर्व को ट्रांसेक्ट करने के बाद, ये ड्रेनेज प्रोसीजर के बाद इसका रिस्क इंक्रीज कर जाता है। गोल्ड स्टोन फॉर्मेशन, ये भी ट्रंकल वेगोटमी में होता है। हाईली सिलेक्टिव में ये नहीं होगा, सिलेक्टिव में भी नहीं होगा, ट्रंकल वेगोटमी में होगा, क्योंकि इससे जो है ना गोल ब्लैडर को इनर्वेशन नहीं मिलेगी, लिवर को इनर्वेशन नहीं मिलेगी, प्लेक्सिस को इनर्वेशन नहीं मिलेगी, तो बिलरी स्टेसिस हो जाएगा, गॉल ब्लैडर जो बेचारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, बाइल अंदर जमा होती जाएगी, स्टोन बन जाएंगे। ठीक है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कुछ हो सकती हैं, गैस्ट्रेक्टमी के बाद यूजुअली ये होती हैं, जब आपने स्टमक को निकाल दिया है तो उससे आयरन डेफिशिएंसी, नीमिया, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, मैल अब्जॉर्प्शन, रिड्यूस्ड एपेटाइट, ये सारा कुछ होगा। अच्छा, आगे है जो कुछ पेप्टिक अल्सर की कॉम्प्लिकेशन। पहले थी पेप्टिक अल्सर की सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन, अब है पेप्टिक अल्सर की कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना पेप्टिक अल्सर की कॉम्प्लिकेशन में परफोरेशन है, फिर ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन परफोरेशन भी हो सकती है, गैस्ट्रिक ओटल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है और रिकरेंट अल्सरेशन भी हो सकती है। परफोरेटिव पेप्टिक अल्सर की अगर हम बात करें तो वो बता रहा है कि जब भी पेशेंट आपके पास आते हैं तो वो यूजुअली मतलब परफोरेशन के बाद आते हैं ना आपके पास, तो यूजुअली लॉन्ग हिस्ट्री बताते हैं कि बड़ी देर से ना सीने में जलन होती थी, खाने के बाद होती थी। और इसमें जो है ना वो या वो बताते हैं कि बड़ी देर से ये कोई दवाई खा रहा था वो दर्द के लिए, जो एंसर्स ले रहे होते हैं वो उसकी हिस्ट्री देती हैं, लॉन्ग टर्म एपिगेस्ट्रिक बर्निंग पेन की हिस्ट्री दे रहे होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन साइट है परफोरेशन की वो इंटीरियर एस्पेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर ड्यूडेनम के इंटीरियर एस्पेक्ट में परफोरेशन होगा ना तो पेरिटोनियम को इन्वॉल्व करके पेरिटोनाइटिस करा देगा, इसीलिए परफोरेशन के पेशेंट हमारे पास पेरिटोनाइटिस के साथ आते हैं। और अगर वो पोस्टीरियरली परफोरेट करे तो फिर वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी को इन्वॉल्व करके ब्लीडिंग करवाता है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है ना वो आपने मोर्टेलिटी इसकी हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है अगर डिले किया गया डायग्नोसिस में, एक दिन गुजर गया और पेशेंट का आप डायग्नोसिस ही नहीं बना पाए, और कोमॉर्बिड कंडीशंस हो, अगर ओल्ड एज हो, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो, तो फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। फीचर्स इसमें क्या होते हैं, पेशेंट एक तो वो लॉन्ग हिस्ट्री बताएगा पेप्टिक अल्सर डिजीज की, एनसेट के इनटेक की, जॉइंट पेन की, और फिर साथ ही कहेगा कि आज तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई है, सडन स्वेयर जनरलाइज, बहुत पेट में दर्द है, एब्डोमिनल पेन बताएगा, टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को, और उसकी ना बोर्ड लाइक रिजिडिटी, बहुत रिजिड हुआ होगा एब्डोमन, और उसमें जो है वो एब्डोमेन मूव नहीं करेगा। आप जब आप देखोगे तो एक्सप्रेशन के साथ एब्डोमेन मूव नहीं कर रहा होगा। शोक में जा सकता है पेशेंट, क्योंकि सारा फ्लूइड उसका कैविटी में जमा होता जा रहा है, पेरिटोनियल कैविटी में। और लिवर की डलनेस जो है वो अब ख़त्म हो गई है, और क्योंकि अब निमोपेरिटोनियम हो गया ना, पेरिटोनियम में एयर भी आ गई है, तो उसकी वजह से क्योंकि स्टमक परफोरेट की है ना, स्टमक की जो एयर थी, स्टमक का कंटेंट बाहर आया तो स्टमक की एयर भी तो बाहर आएगी ना, वो सारी पेरिटोनियम में जमा हो गई है। तो नॉर्मली जब हम लिवर को परकस करते हैं तो वो डल आता है, अब उसकी डल नहीं वो आ रहा, क्योंकि उसके आगे एयर आ गई है। फीवर होगा पेशेंट को, सेप्सिस हो सकती है, और हम जो है ना वो उसको ट्रीट करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि अभी आप सिर्फ पेशेंट को रिससिटेट ही करते हो और आपको सर्जरी नहीं करनी पड़ती, जो परफोरेशन होती है ना वो खुद हील कर जाती है इन्फ्लेमेटरी रीजन्स की वजह से, वो खुद सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन आपने कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आपको मैंने बताया कि एक्सरे चेस्ट होता है, एक्सरे चेस्ट आपको एयर अंडर डायफ्राम नज़र आ जाता है, जैसे मैंने इसोफिजियल परफोरेशन में बताया था ना, तो ये भी बोवल का ही पार्ट है ना, तो इसमें भी तकरीबन वैसी ही चीज़ें होंगी ना, तो इसमें भी आपने एक्सरे, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आपको एयर अंडर डायफ्राम नज़र आती है। उसके बाद सीबीसी करवाओगे तो आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, क्योंकि इसमें सेप्सिस और फीवर हो रहा है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराओगे तो आपको पेरिटोनियल कैविटी में फ्री फ्लूइड मिलेगा। ठीक है। और एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि सीरम माइलेज फ़ौरन से करवा लेना होता है, क्योंकि सीरम माइलेज जितने भी तकरीबन एक्यूट एब्डोमेन के साथ पेशेंट आते हैं ना, जितने भी, सब में सीरम माइलेज करवाना होता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को रूल आउट करने के लिए। ठीक है। सीरम माइलेज जो है ना वो
पैंक्रियाटाइटिस के लिए, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक होती है, ये चीज़ हमें इंडिकेट कर देती है कि यूजली जब सीरम माइलेज की बहुत सारी कंडीशन में ना लेवल रेस करता है, लेकिन अगर ये पैंक्रियाटाइटिस के केस में रेस करते हैं ना, तो 4 टाइम द नॉर्मल रेस करता है। इसलिए अगर इसका बहुत ज़्यादा रेस होगा, 4 टाइम द नॉर्मल वैल्यू होगा, तो हमें समझ आ जाएगा कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, वरना एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस रूल आउट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिटी स्कैन एब्डोमेन करवाया जाता है। ये सबसे एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन हर किसी में करवाने की जरूरत नहीं होती। और उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले जैसे आपके पास पेशेंट आ गया सिवियर सडन जनरलाइज एब्डोमिनल पेन के साथ, और उसमें आपको हिस्ट्री मिल रही है कि इसमें बर्निंग की हिस्ट्री थी, और साथ आपको पेशेंट हाइपोवोलीमिया में जाता मिल रहा है, सेप्सिस से सारा कुछ तो आपने समझ जाना है। उसको फ़ौरन से रिससिटेट करना है, स्टेबलाइज करना है, उसके आईवी फ्लूइड्स देने हैं, एनजी से उसको एक्सपायर कर लेना है कंटेंट को, और यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करते रहना है, आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है, एनाल्जेसिक्स, ब्लड अरेंजमेंट करवा लेना है, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनेस्थीसिया के लिए चाहिए, जैसे वो सारी एलएफटी आरएफटी वगैरह जो भी करवाते हैं वो सारी करवा लेनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेशेंट को फ़ौरन से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर देना है, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना है, एब्डोमेन को ओपन करना है, अपर मिडलाइन एनसीएम के साथ, पेरिटोनियल कैविटी को अच्छे से वॉश करना है नॉर्मल सलाइन के साथ। आप नोटिस करें ये सारी चीज़ें ना वैसी की ही हैं जैसे नॉर्मली हम किसी भी परफोरेशन में कर रहे होते हैं, चाहे फिर वो परफोरेशन गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से हो, चाहे वो परफोरेशन जो है वो ट्रोमा की वजह से हो, किसी भी वजह से हमें यही करना होता है ना, पहले पेरिटोनियल कैविटी को अच्छे से वॉश कर लेना है, और फिर जो है ना वो हम अगर इतने मतलब ज़्यादा बड़ा परफोरेशन ना हो, छोटी सी हो, तो फिर हम उसको स्टिचेस लगा देते हैं। ठीक है। और स्टिचेस जो है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर लॉन्गिट्यूड नहीं लगाए तो हो सकता है वो थोड़ी स्टिनोस हो जाए, तो इसलिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्टिचेस लगाए जाते हैं। और उसके बाद जो है वो मेंटल पैच रखा जा सकता है परफोरेशन के ऊपर, ताकि वो जो लीक है वो अगर कोई हो रहा है तो वो बंद हो जाए, मेंटल पैच रख सकते हो। अगर परफोरेशन स्टमक में है तो आपको याद होगा कि स्टमक में परफोरेशन हुई है अल्सर की वजह से, तो हो सकता है ना ये अल्सर उसका कैंसर का हो, तो इसीलिए आपने बायोप्सी जरूर लेनी है, मार्जिन में से बायोप्सी लेनी है अल्सर की, अगर वो स्टमक का हो। ठीक है, ताकि मेलिग्नेंसी आप रूल आउट कर सको। फिर परफोरेशन को क्लोज करना है, और बाजू का परफोरेशन बहुत मैसिव होती है कि आप सीधे सीधे स्टिचेस नहीं लगा सकते। ठीक है, मैसिव परफोरेशन होती है। उस केस में आप क्या करते हो, अब आप बाइलोर थ्रू गैस्ट्रेक्टमी करते हो कि स्टमक का जो डिस्टल पोर्शन है उसको निकाल देते हो, रिसेक्ट कर देते हो, और फिर जो है ना वो पेशेंट को आप आई फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स और लाइफ लॉन्ग पीपीएस ये ऑपरेशन के बाद चलता रहता है। अगर एज पर एक इन्फेक्शन हो तो फिर आपने उसकी रेडिकेशन थेरेपी भी करवानी है। और अगेन वही चीज़ है कि अगर पेशेंट है उसके हीमोडायनेमिकली वो स्टेबल हो, और उसमें पेरिटोनियल की कंटामिनेशन आपको इतनी नज़र नहीं आई एक्सरे पर, तो अल्ट्रासाउंड पर, तो फिर आपने क्या करना है, उसको कंजर्वेटिव भी मैनेज कर सकते हो आप। नेक्स्ट है जी दूसरी जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर की, वो ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर है। ठीक है। ये 70% जो अपर जी ब्लीड है वो अल्सर्स की वजह से हो रही होती है। ब्लीडिंग का रिस्क जो है एल्डरली में ज़्यादा होता है या उनमें ज़्यादा होता है जो एनसिस यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है, अपर जी ब्लीड या तो मलीना के साथ प्रेजेंट करता है या हीमाटोमेसिस के साथ प्रेजेंट करता है। ब्लीडिंग माइनर भी हो सकती है, स्वेयर भी हो सकती है। और आपको पता है कि स्वेयर ब्लीडिंग कब होती है, जब पोस्टीरियर वॉल ऑफ डेडुनल अल्सर में हो, पोस्टीरियर वॉल ऑफ डेडुनल में अल्सर हो, वो गैस्ट्रोड्यूनल आर्च को इन्वॉल्व कर ले। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, रिससिटेट करना है, पेशेंट को आईवी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने हैं। ट्रेनेक्सामिक एसिड में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेनेक्सामिक एसिड जो है ना वो रीब्लीड के चांसेस को रिड्यूस कर देता है। और पेशेंट जो है ना वो आप आईवी फ्लूइड देने से और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देने से और ट्रेनेक्सामिक एसिड देने से ना रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, ब्लीडिंग रुक जाती है। उसके बाद आपने जब एंडोस्कोपी कर लेनी है, एंडोस्कोपी के बाद आप उसकी कॉटराइजेशन और एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन एंडोस्कोपी के साथ लगा सकते हो, क्लिपिंग कर सकते हो, इन तरीकों से आप ब्लीडिंग को रोक सकते हो। सर्जिकल ट्रीटमेंट की क्या इंडिकेशन है, अगर कंटिन्यूस ब्लीडिंग चल रही है, आपने जो है ना वो एंडोस्कोपी मेजर करके देख लिया, आपने क्लिपिंग करके देख लिया, एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगा के देख लिया, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकी, और अगर आपने एक दो अटेम्प्ट की एंडोस्कोपी कंट्रोल करने की, तो पहले तो ब्लीडिंग रुक जाती थी, लेकिन कुछ देर बाद ब्लीडिंग फिर शुरू हो जाती है, रीब्लीडिंग हो रहा है बार बार। और अगर आप एंडोस्कोपी करना चाह रहे हो बट आपके पास बंदा ही नहीं है, कोई स्किल्ड पर्सन ही नहीं है, तो फिर भी अब आपको एंडोस्कोपी नहीं आप कर सकते, कोई क्लिपिंग वगैरह नहीं कर सकते। और अगर आप एंडोस्कोपी कर रहे थे और आपको स्पर्टिंग वेसल नजर आई है बेस ऑफ अल्सर पे, तब भी आप सर्जरी करोगे, और अगर आपको क्लोट नजर आ गया बेस ऑफ अल्सर पे, तब भी आप सर्जरी करोगे। देखो इसकी ना जितनी भी इंडिकेशन है ना सर्जरी की, सारी एंडोस्कोपी के इर्द गिर्द घूम रही है। एंडोस्कोपी इसीलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, एंडोस्कोपी के बाद ही आप डिसीजन लेते हो कि सर्जरी करनी है कि नहीं करनी। ठीक है। और आप लोगों का यकीनन माइंड उस तरफ गया होगा कि जब ईसोफिगस के साथ मसला होता था, ईसोफिगस में क्रोसिव इंटेक होता था, उसमें भी एंडोस्कोपी करते थे फिर डिसीजन लेते थे। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा करें, फिर याद रहती हैं। अच्छा जी, पेशेंट को रिससिटेट कर लेना है, उसके एब्डोमेन को ओपन कर लेना है, अपर मिडलाइन इंसिजन से और स्टमक और डुडेनम को ओपन कर लेना है। ब्लीडिंग इज सस्पेक्टेड साइड के बेस पे ना, कि डुडेनम से हो रही थी तो उसको ओपन कर लो, स्टमक से हो रही थी तो उसको ओपन कर लो। अब वो जो ब्लीडिंग वेसल है उसकी जो है ना, एक तो आपने बायोप्सी कर लेनी है अल्सर की, अगर वो स्टमक में है, अगेन वही चीज़ कि कहीं ये मेलिग्नेंसी ना हो, और फिर आपने जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। अच्छा जी, थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन या पाइलोरिक स्टेनोसिस।
ये कब होता है? ये होता है कि अल्सर बन रहे हैं, फिर हील होते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर हील होते हैं, बार-बार फाइब्रोसिस हो रही है और नैरोइंग होती जा रही है ल्यूमन की। इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ डुodenum है, इसीलिए इसको पाइलोरिक स्टेनोसिस भी कहते हैं। वहाँ पर स्टेनोज हो जाता है। फीचर्स इसके क्या हैं? अब स्टेनोसिस के क्या ही फीचर होंगे? एक तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, खाना पहले स्टमक में जमा होता जाएगा, फिर वोमिटिंग हो जाएगी, एफर्टलेस वोमिटिंग होगी। पेशेंट जो है वो एसिड पेप्टिक डिजीज़ की हिस्ट्री बताएगा, क्योंकि उसको अल्सर होते हैं तो हील करते हैं, तो अल्सर की भी वो हिस्ट्री बताएगा। साथ जो है ना वो पार्शियली डिसीज़ पूरा आपको ना उसको स्टमक में मिलेगा, जो कि उसने घंटों पहले या दिनों पहले खाया था, वो वोमिटिंग में आ रहा है। और रिपीटेड वोमिटिंग की वजह से उसका वेट लॉस भी हो चुका होगा, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट भी होगी और सक्सेशन स्प्लैश हो रहे होंगे, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा बन रहा होगा, सेक्रेशन बन रही होंगी। अच्छा, अब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन इतनी देर तक ऑब्स्ट्रक्शन है तो स्टमक भी डायलेट करता जाएगा और बाज़ को तो पेल्विस के लेवल तक भी पहुँच जाएगा और आपको बेरियम मील पर नज़र आएगा कि इतना बड़ा स्टमक है, जब आप बेरियम मील करोगे। ट्रीटमेंट इसका क्या है? आईवी फ्लूइड देने हैं जिसमें सोडियम होना चाहिए, क्योंकि उसको इतनी वोमिटिंग है, इतना उसका एसिड NaCl लॉस हो गया, तो आप उसको तो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट है, आपने उसको सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड देने हैं और एंजियोस्पायरेशन उसकी करनी है, तो उसका सारा फूड स्टमक में जमा है, उसको निकालना है, बाई एसिड बेस्ड डिरेंजमेंट को ठीक करना है। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है अगर वो अर्ली हो तो वो ये भी हो सकता है कि एडीमा की वजह से हुई है और वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही रिज़ॉल्व हो जाए, लेकिन अगर पुरानी है और सीवियर केसेज़ हैं तो आपको एंडोस्कोपिक बैलून डायलेटेशन आपने कर देनी है और अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने सर्जरी करके पाइलोरोप्लास्टी या गैस्ट्रोजेजनोस्टमी कर देनी है। जो पाइलोरोप्लास्टी गैस्ट्रोजेजनोस्टमी है, ये वही ड्रेनेज प्रोसीजर है जो हम वेगोटमी के साथ कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पर हमारे जो है ना वो अल्सर्स खत्म होते हैं, बहुत लंबा टॉपिक था और हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगी कि जो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, अगर आपसे पूछा जाए पेपर में MCQ या वाइवा क्वेश्चन कि भई गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में आपने कहा कि मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट होगी, मैं बताऊँ कौन-सी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट होती है इनमें? तो इनमें होती है हाइपोकैलेमिक हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मतलब एक तो एसिड लॉस हो रहा है ना स्टमक का, तो इस वजह से मेटाबॉलिक अल्कोसिस हो गया, तो सीधा-सीधा समझ आ रहा है। दूसरा, क्योंकि उस एसिड में क्लोराइड जा रहा है तो हाइपोक्लोरीमिक भी होगा, ठीक है? तीसरा क्या कि इसमें ना पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया होता है। पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया अब क्यों होता है? ये भी बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये ना होता है कि अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो अगर आप एसिडूरिया किडनी जो है वो एसिडिक यूरिन बनाता जा रहा है, इससे तो मसला और नहीं खराब हो रहा है, तो किडनी का दिमाग खराब है, वो क्यों एसिडिक यूरिन बना रहा है? असल में ये होता है कि इसमें ना अब किडनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सोडियम को यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसने चीज़ों को रीअब्ज़ॉर्ब करना है ना यूरिन बनाते हुए। तो उन यूरिन बनाते हुए वो काउंटर ट्रांसपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट में या तो सोडियम को सोडियम को सेक्रेट कर सकता है, या वो हाइड्रोजन को कर सकता है। पॉजिटिव आयंस को करना है ना, या पोटेशियम को कर सकता है। अब वो पोटेशियम को करता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम लॉस होगा तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। सोडियम को वो कंज़र्व करेगा, क्योंकि उसका ना इस वक़्त मेन पर्पस जो है ना वो उसको बचाना है, फ्लूइड को बचाना है, ब्लड वॉल्यूम को बचाना है, क्योंकि बार-बार वोमिटिंग हो रही है, ब्लड वॉल्यूम गिरता जा रहा है। तो किडनी को भी ये बात पता है कि भई ब्लड वॉल्यूम बहुत गिरता जा रहा है, तो उसने सोडियम को कंज़र्व करना है, क्योंकि सोडियम जो है ना वो मेन फैक्टर है जो हमारे ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए सोडियम को कंज़र्व किया जाता है, सोडियम को प्रेफ़र किया जाता है हाइड्रोजन आयन पर, और हाइड्रोजन आयन का करवा दिया जाता है लॉस, क्योंकि कोई ना कोई काउंटर ट्रांसपोर्ट के लिए या को ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ना कोई केटाइन तो चाहिए ही था, तो फिर हाइड्रोजन को लॉस करवा देते हैं, इसलिए बनता है एसिडिक यूरिया, उसको कहते हैं पैराडॉक्सिक एसिडिक यूरिया, कि एक तो पहले बॉडी में मेटाबॉलिक क्लोसिस है, दूसरा पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया हो रहा है। तो मैंने आपको उसका मेन रीजन बता दिया कि जब सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है इतनी वोमिटिंग की वजह से, प्रोलॉन्ग वोमिटिंग की वजह से, तो किडनी है वो वॉल्यूम वॉल्यूम मॉनिटरिंग को और ब्लड वॉल्यूम के ब्लड प्रेशर की जो मेंटेनिंग है उसको प्रेफर करते हैं उस पे हाइड्रोजन आयन पे, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वॉल्यूम मेंटेन करते करते हाइड्रोजन का लॉस करवाते हैं। यहाँ पर हमारा पेप्टिक अल्सर खत्म हो गया। अब आगे जो हमें टॉपिक्स करने हैं दैट इज गैस्ट्रिक अल्सर, और फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। गैस्ट्रिक अल्सर की बात करते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर, एक तो ना आज मेरा स्लिप ऑफ टंग बहुत ज़्यादा है, तो आपने ना उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना है, ठीक है? अच्छा, गैस्ट्रिक कैंसर जो है ना ये मेजर कॉज़ है कैंसर रिलेटेड मोर्टेलिटी का वर्ल्ड वाइड। ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ना इसोफेजियल कैंसर हो या गैस्ट्रिक कैंसर हो ना, पेशेंट बड़ा लेट प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो इस इन कैंसर से रिलेटेड सिम्टम है ना यूजुअली वो इग्नोर कर दी जाती है, या फिर एक गोली खा के प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर की तो वो ठीक हो जाती है सिम्टम, तो इसलिए बड़ा लेट प्रेजेंट करते हैं। लेट प्रेजेंटेशन की वजह से प्रोग्नोसिस पुअर और पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो प्रोग्नोसिस अच्छा हो। उसने ना इसकी क्लासिफिकेशन की, उसने कहा अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर है और एडवांस्ड। ये ना पूछते हैं क्लासिफिकेशन, अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर की पूछी जाती है, आपने याद रखना है वो वाला कैंसर जो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक रहे, उसको अर्ली कहते हैं। अब चाहे उसने लिम्फ नोड को इन्वॉल्व किया हो या ना किया हो, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, अगर वो सिर्फ म्यूकोजा सब म्यूकोजा तक है तो वो अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर है। अच्छा, जिन लोगों ने मेरा इसोफिगस वाला वॉइस नोट सुना है उनको याद होगा कि जब मैंने इसोफिगस कैंसर की स्टेजिंग करवाई थी ना, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था याद करने का कि जब भी कैंसर सिर्फ सब म्यूकोजा तक रहेगा, म्यूकोजा सब म्यूकोजा तक इन्वॉल्व होगा, तो उसको कहेंगे T1। जब भी वो मसल को इन्वॉल्व कर लेगा, मस्कुलरिस लेयर को जो सब म्यूकोजा के बाद आती है, उसको कहेंगे T2। और जब भी वो एडवेंटिशिया तक पहुंच जाएगा, और स्टमक के केस में हम सिरोजा वर्ड यूज करेंगे, जब भी वो सिरोजा तक पहुंच जाएगा, सिरोजा को इन्वेड करेगा,
सिरोजा से बाहर नहीं निकलेगा, सिरोजा तक होगा सिर्फ, तब उसको कहेंगे T3। और जब भी वो एडजेसेंट सेक्टर को मूव कर लेगा तो उसको T4 कहेंगे। तो यहाँ पर भी वही रूल एप्लीकेबल होना है, ठीक है। और जब हम स्टेजिंग करेंगे ना तब देखेंगे, अभी मैं आपको वैसे बता रही हूँ। अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो सिर्फ म्यूकोजा से म्यूकोजा तक होगा, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो ना हो, हमने उसको अर्ली ही कहना है। चलिए जी, इसको अर्ली को फर्दर उसने जो है वो डिवाइड किया प्रोट्रूडिंग में, सुपरफिशियल में, एक्सेकवेटेड में, ठीक है। अर्ली की यहाँ पर उसने नहीं दिखाई, फर्दर तस्वीरें नहीं बनाई, लेकिन आप इसको गूगल करके देख सकते हैं, या आप वैसे भी इमेजिन कर सकते हैं। प्रोट्रूडिंग जो प्रोट्रूड कर रहा है, सुपरफिशियल जो फ्लैट्स है, एक्सेकवेटेड जो नीचे डिप्रेशन में गया हुआ है, ठीक है। और ये जो है वो क्यूरेबल डिजीजेस का सर्वाइवल भी अच्छा होता है। फिर एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की बात करें तो वो वाला कार्सिनोमा होता है जो कि सब म्यूकोजा से आगे मस्कुलरिस प्रोप्रिया तक चला रहता है, यानी T3 तक चला रहता है। इसको फर्दर डिवाइड किया जी बोरामैन, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक दफा ना ऐसी मैंने वैसे देखा बोरामैन क्लासिफिकेशन है गैस्ट्रिक कैंसर की, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी से इसको हो गई थी लेकर कि ये तो पता नहीं डोगर पे लिखा नहीं हुआ, ये पता नहीं कहाँ से आ गया और ये वो। लेकिन बाद में इस लाइन को रीड करने में मुझे पता चला कि मैंने नीचे से क्लासिफिकेशन तो सारी याद ही हुई है, टाइप 1 टाइप 2, लेकिन मैंने ये कभी नहीं पढ़ा कि ये बोरामैन क्लासिफिकेशन है, ठीक है, या जो भी है बोरमैन, बोरमैन इसको आपने याद रखना है, बोरमैन क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इसमें ना टाइप 4 है। टाइप 1 जो है इसमें पोलिप पोलिपोइडल है, पोलिप्स हैं और वेल डिमार्केटेड है। टाइप 2 में अल्सर है और उसकी भी डिमार्केशन जो है वो अच्छी बली है, शार्पली डिमार्केटेड है। टाइप 3 में अल्सरेटिव सा है और उसके जो है ना डेफिनेटिव मार्जिन नहीं है, डिमार्केशन नहीं है। और टाइप 4 में डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन है, वॉल में इन्फिल्ट्रेट किया गया है और उसकी कोई अल्सरेशन वगैरह नहीं, बस इन्फिल्ट्रेशन है। टाइप 4 को लिनिएटिस प्लास्टिका भी कहते हैं। टाइप 1 में क्या है, पोलिप है। टाइप 2 में जो है वो अल्सर है, शार्पली डिमार्केटेड। टाइप 3 में अल्सर तो है बट डिमार्केटेड नहीं है। टाइप 4 में इन्फिल्ट्रेशन है जो कि डिफ्यूज है। हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो एडिनोकार्सिनोमा सबसे कॉमन है। पूरी जीआईटी में आपने यही सीन देखना है कि एडिनोकार्सिनोमा ज्यादा कॉमन है, फिर लिम्फोमा थोड़ा बहुत 4% तक हो सकता है यहाँ पर स्टमक में, और फिर मेलिग्नेंट जिस्ट है, ठीक है। अच्छा, लोरन ने अब जो है ना वो एडिनोकार्सिनोमा को क्लासीफाई फर्दर किया उसने कहा एक इंटेस्टिनल होता है, एक डिफ्यूज टाइप होती है, एक इंटेस्टिनल टाइप होती है। उसने कहा जो इंटेस्टिनल टाइप है वो पोलिप सा मास बना देगी या अल्सर बना देगी, लेकिन जो डिफ्यूज टाइप है वो डीपली डिफ्यूज करेगी, जैसे मैंने आपको टाइप 4 में दिखाया। और वो कोई ऑब्वियस मैस भी नहीं बताएगी और वो कोई ऑब्वियस कैंसर भी नहीं, अल्सर भी नहीं बनाएगी, ठीक है। वो डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट कर जाएगी तो उसको डिफ्यूज टाइप कहेंगे। वो कंफ्यूज है बेचारी, तो उसको ऐसे याद रख लो, डिफ्यूज टाइप कंफ्यूज है, ठीक है। वो ना कोई पोलिपोइडल मैस बना रही है ना वो कोई अल्सर बना रही है। कॉजेटिव फैक्टर इसका क्या है, स्मोक्ड फूड, एक्सेसिव सोल्ट, डिक्रीज इंटेक ऑफ फ्रेश वेजिटेबल। इसमें ना ये जो बोवल के कैंसर होते हैं ना, ये ज़्यादा इंटेक से रिलेटेड याद रखा करें कि हम खा क्या रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है हमारी बोवल की हेल्थ, ठीक है। हम स्मोक फूड ले रहे हैं, हम ज़्यादा साल्ट खा रहे हैं, हम फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं ले रहे, तो कैंसर हो सकता है स्टमक का। बाकी आपको पता है कि किसी भी जगह की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन उसका कैंसर करवा देती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस हो तो हेपेटोकार्सिनोमा हो जाता है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो तो पैंक्रियाटिक कैंसर हो जाता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो तो गैस्ट्रिक कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी आ जाएगा। पर्निशियस एनीमिया, प्रीवियस गैस्ट्रिक सर्जरी, ये चीज़ आपको याद आई, आपको आपने पढ़ा था ना कि पेप्टिक सर्जरी जो हमने की थी पेप्टिक अल्सर के लिए, उसकी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का रेट इंक्रीज कर रहा था। तो आप यहाँ पर वो लिखोगे एक म्यूटेशन बता दी उसने ई के ढेरन जीन की, लेकिन ये ज़्यादातर डिफ्यूज करवाता है, इसकी म्यूटेशन से डिफ्यूज कार्सिनोमा होता है, इंटेस्टिनल नहीं होता। मोस्ट कॉमन जो साइट है गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी वो प्रोक्सिमल स्टमक है। मोस्ट कॉमन जो साइट है पर्निशियस एनीमिया की वजह से कार्सिनोमा ऑफ स्टमक की, वो फंडस ऑफ स्टमक है। मोस्ट कॉमन जो साइट है बर्किट लिम्फोमा की, वो कार्डियक बॉडी है स्टमक की। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पर्निशियस एनीमिया की वजह से ज़्यादा फंडस में कैंसर होता है। और ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन साइट है वो प्रोक्सिमल स्टमक है। अच्छा, स्प्रेड ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा उसने बताया, स्प्रेड डायरेक्ट स्प्रेड भी हो सकता है, लिम्फेटिक स्प्रेड भी हो सकता है, और ब्लड ब्लड की वजह से स्प्रेड भी हो सकता है। डायरेक्ट स्प्रेड जो होता है पेंक्रियास में, तो इर्द गिर्द वाले में बॉडी में चला जाएगा ना, पार्ट्स में, जैसे पेंक्रियास में, कोलोन में, लिवर में। और जो लिम्फेटिक स्प्रेड है वो ना, अच्छा इसका लिम्फेटिक के लिए ना मैं कोशिश करूंगी मैं सेपरेट वॉइस नोट बनाऊँ, क्योंकि ना इसके इसके स्टेशन है प्रॉपर, जो स्टमक है ना उसके स्टेशन है लिम्फ नोड के। तो 420 लिम्फ नोड्स हैं जो स्टमक कैंसर ना इन्वोव कर सकते हैं जिन लिम्फ नोड्स को, ठीक है। और अगर 4 से ज़्यादा लिम्फ नोड इन्वोव हो गए हैं तो एक पूर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है। फिर डिफरेंट जो ग्रुप है ना, हमने D1 D2 D3 बनाए हुए हैं, और फिर वो ना मैं आपको अलग से क्वेश्चन में बताऊंगी, क्योंकि कई बार ज़्यादा डिटेल है। जो फिर सुनना चाहेगा वो सुन लेगा, जो उसको छोड़ना चाहेगा वो फिर वो स्किप भी कर सकते हैं। अभी इसमें बताऊंगी ना तो फिर जो स्किप करना चाह रहे हैं उनका फिर नुकसान हो जाएगा। अच्छा, और सर्जिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज ये भी हम फिर तभी देखेंगे। हाँ, इसमें से एक चीज़ देख लें कि अगर लिम्फेटिक स्प्रेड जो है ना वो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर ले, सुप्रा क्लेविकुलर को, तो उसको कहते हैं विट्रोस नोड। उन नोड्स को विट्रोस नोड कहते हैं। इस साइन को ट्रोजियर साइन कहते हैं, कि अगर सुप्रा क्लेविकुलर आपको मैस मिले ना तो फिर वो ट्रोजियर साइन होता है। और जो ब्लड बोन स्प्रेड होता है वो लीवर, लंग्स और बोन्स तक चला जाता है। अगर ट्रांस पेरिटोनियल पेरिटोनियम की वजह से स्प्रेड करे तो वो पेरी अम्बिलिकल लिम्फ नोड में जाए, उसको सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल कहते हैं। अगर ओवरी तक चला जाए तो क्रंकनबर्ग ट्यूमर होता है। अगर पाउच ऑफ डोगलास में चला जाए तो ब्लमर
शेफ कहते हैं, और ब्लमर शेफ को हम DRE पे यूजुअली ना पैल्पेट करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो जो अर्ली हैं वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इसलिए इनकी प्रेजेंटेशन बहुत लेट होती है। एडवांस कैंसर होगा तो ब्लोटिंग, डिस्टेंशन, वोमिटिंग होगी, और जो पेशेंट है 45 ईयर्स के बाद आपके पास अगर डिस्पेप्सिया के साथ आ गया है तो आपने कभी भी उसको एंडोस्कोपी के बगैर जाने नहीं देना। हमने इसी चैप्टर में बात पता नहीं कितनी दफ़ा रिपीट कर ली है। मोस्ट कॉमन जो कॉज है लेट प्रेजेंटेशन का वो लिबरल यूज है, ओवर द काउंटर आपको हिस्टामिन, हिस्टामिन कह रही हूँ, हाँ हिस्टामिन ही होती है ये, हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मिल रहे हैं, और पेशेंट जो है अपनी सिम्टम्स को खुद ही सप्रेस करते रहते हैं, फिर उनकी कैंसर स्प्रेड कर जाता है, और पैल्पेबल गैस्ट्रिक मैस भी मिल सकता है। ये यूजुअली लेट कैंसर में होता है, मैस जो बनता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के जो है ना भी पेशेंट को हो सकता है, क्योंकि ट्यूमर ब्लीड करता रहता है। ट्यूमर जो परफोरेट करके पेरिटोनाइटिस भी करवा सकता है, और बाज़ औक़ात ये ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा देता है। अच्छा जी, फिजिकल साइन की बात करें तो फिजिकल साइन वही है जो हम स्प्रेड ऑफ कैंसर में पढ़ के आए हैं, कि अगर पैल्पेबल एब्डोमिनल मैस मिलेगा और पैल्पेबल अगर सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड मिलेंगे तो वो ट्रोजियर साइन है, विट्रोस नोड बन जाते हैं। अगर पैल्पेबल पेरीम्ब्लाइकल लिम्फ नोड मिलेंगे तो वो सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल है। पैल्पेबल ओवेरियन मैस मिलेगा तो क्रंकनबर्ग ट्यूमर है। पैल्पेबल मैस मिलेगा DRE पे, और वो जो है वो पाउच ऑफ डोगलास में होगा तो वो ब्लमर शेफ है। अच्छा जी, एक और चीज़ ना मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एक आपको पॉइंट बता रही हूँ, वो ये है कि जो इंटेस्टिनल कैंसर है ना, जो लोरेन ने क्लासिफाई कर दिया था ना एडिनोकार्सिनोमा को, आपको याद होगा मैंने बताया था इंटेस्टिनल टाइप में और डिफ्यूज में। जो मैंने कहा था डिफ्यूज जो है ना वो गैस्ट्रिक कैंसर कंफ्यूज होता है बेचारा, वो कोई अल्सर नहीं बनाता, पोलिप नहीं बनाता है, डीपली इन्फिल्ट्रेट करता है। और एक और पॉइंट में बताने लगी कि जो डिफ्यूज है ना वो लिम्फेटिक सेक्रेट करता है, लिम्फ के जरिए ज़्यादा सेक्रेट करता है, लेकिन जो इंटेस्टिनल कैंसर है ना वो हिमेटोजेनिस, वो ब्लड के जरिए ज़्यादा सेक्रेट करता है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं जी इन्वेस्टिगेशंस की। तो इन्वेस्टिगेशन आपने ना तकरीबन तकरीबन वही वाला सीक्वेंस यूज़ करना है जो आपने इसोफिजियल कैंसर के लिए यूज़ किया था, क्योंकि हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना तो हमें याद रहेगा। इसोफिगस में क्या किया, सबसे पहले एंडोस्कोपी करवाई थी, फिर एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड करवाया था, फिर उसकी पूरी बॉडी में मेट्स देखने के लिए CT करवा लिया था, एब्डोमन का भी, चेस्ट का भी, पेल्विस का, यही कुछ किया था ना। फिर मैंने कहा था पेट स्कैन करवा लो, फिर लेप्रोस्कोपी भी करवा सकते थे। तो यही चीज़ें यहाँ पर एंडोस्कोपी आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, इसमें आप कैंसर को देख भी लेते हो और सारा उसका साइज वगैरह देख लेते हो, बायोप्सी भी ले लेते हो, ठीक है। और जो है अगर अगर आपको बड़ा सस्पिशियन है कि पेशेंट कैंसर का ही मुझे लग रहा है, उसकी वेट लॉस भी है, इसकी एज भी ज़्यादा है, इसमें रिस्क फैक्टर भी हैं, और आपने बायोप्सी की, आपकी बायोप्सी नेगेटिव आ गई, तो आपने पेशेंट को ऐसे फिर ये नहीं कहना कि उसको कैंसर नहीं है, आपने उसको दोबारा से एंडोस्कोपी करनी है, और फिर दोबारा से बायोप्सी, बहुत ज़्यादा जगह से बायोप्सी लेनी है, फिर उसकी जो है ना वो आपने चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, पेनिट्रेशन देखने के लिए कैंसर की आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी करोगे। इसमें मैंने कहा था अल्ट्रासाउंड का प्रोब अटैच कर देते हैं टिप ऑफ एंडोस्कोप के साथ, और फिर इसमें आपको पता चलता है कि लोकली कैंसर कितना सेपरेट किया गया, उसने कितने लिम्फ नोड कन्वर्व किया है। फिर जो है उसके मैट्स देखने के लिए CT स्कैन, एब्डोमेन, पेल्विस और चेस्ट करवाया जाता है, और इससे हम उसके मैट्स देख लेते हैं, लीवर की क्या कंडीशन है, लंग्स की क्या कंडीशन है, ये सारा कुछ पता चल जाता है, ठीक है। पेट स्कैन भी करवा लिया जाता है। पेट स्कैन जो है ना बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और ये जो है गैस्ट्रोएसोफेजियल कैंसर में आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है, जैसे हमने एसोफेजियल कैंसर में भी देखा था। चलें आगे, लेप्रोस्कोपी भी की जा सकती है। तो आपने देखा कि वही चीज़ें हैं सारी, कुछ मुश्किल नहीं है, वही चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। स्टेजिंग की बात करें, स्टेजिंग भी मैंने आपको करवाई हुई है। T1 पे सिर्फ किधर होगा कैंसर, सिर्फ म्यूकोजा तक होगा, और सब म्यूकोजा तक होगा, मसल्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा। T2 पे मस्कुलरिस को इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है, और T3 पे सिरोजा को इन्वॉल्व कर लेगा, T4 पे एडजेसेंट ऑर्गन को, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। लिम्फ नोड की बात करें तो यहाँ पर ना एक मिस्टेक है, आप लोग अपने सोर्सेज से भी चेक कर सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे फील हुआ था ना, मैंने अपनी बुक पर करेक्शन की हुई है तो मैं आपको भी बता रही हूँ, बाकी आप खुद से अपना जो है ना वो तसल्ली करके तो इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें लिम्फ नोड 0 वाला तो ठीक है, नो लिम्फ नोड। N1 पे इसका आना है 1 to 2 लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, N2 पे आना है 3 to 6 लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, N3 पे आना है 7 और मोर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब N3 के फर्दर दो पार्ट है, N3A और N3B। N3A पे आता है 7 to 15 लिम्फ नोड, और N3B में आता है मोर देन 15 लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें ना लिम्फ नोड की इतनी लंबी चौड़ी इसलिए उन्होंने डिवीजन की है, वरना पहले हम ये करते हैं ना कैंसर में, एसोफेजियल में भी ये क्या था, M0 पे कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, N1 पे लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। यहाँ पर इतना ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसके ना बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं, बहुत सारे स्टेशन होते हैं, तो इसलिए हाथ से ही इंपॉर्टेंट है। और मेट्स का इसका आसान है, M0 पे कोई मेट्स नहीं है, M1 पे मेट्स हैं। अच्छा, अब जो है जी सर्जरी की बात कर लेते हैं। तो सर्जरी में जो है वो सर्जरी तो आप कर लेते हो कैंसर की, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें आप सर्जरी नहीं करते। सेम वही वाली इसोफिगस वाली चीज़, अगर मेट्स है, हिमेटोजेनिस सेपरेट कर गया है, अगर डिस्टेंट पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर लिया, अगर उन स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर लिया जो कि आप रिमूव नहीं कर सकते। अब आपको याद आया होगा वो पॉइंट, मैंने कहा था कि अगर इसोफिजियल कैंसर जो है वो ट्रिकियो ब्रोंकियल ट्री को इन्वॉल्व कर ले तो हम रिसेक्ट नहीं कर सकते कैंसर को। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। सर्जरी की अगर बात करें तो सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, रेडिकल सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। इसमें जो है ना वो ट्यूमर को निकालना है, और साथ 5 सेंटीमीटर ट्यूमर फ्री मार्जिन। जहाँ पर भी पूरी बुक में ये लाइन आएगी ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट होगी कि कितने फ्री मार्जिन आपने निकालने हैं, ये आपका MCQ होगा। तो आपने ट्यूमर को निकालना है, और साथ 5 सेंटीमीटर ट्यूमर फ्री मार्जिन। 5 कैसे याद रखें, 5 भूल जाएगा, स्टमक से याद रखो, स्टमक की शेप 5 जैसी होती है,
नहीं भी होती तो सपोज कर लो स्टमक 5 जैसा होता है, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना सब टोटल में निकालते क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो आप राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरीज को डिवाइड डिवाइड करते हो, लाइगेट करते हो उनके रीजन पर, और फिर डिस्टल स्टमक को जो है रिसेक्शन कर देते हो, पाइलोरस की भी रिसेक्शन करते हो, ड्यूडेनम का 2 सेंटीमीटर वो भी रिसेक्ट करते हो, ग्रेटर ओमेंटम लेसर ओमेंटम और साथ जितना भी लिम्फेटिक टिश्यू है वो सारा भी रिमूव करते हो। ये सारी चीज़ें आपने रिमूव करनी है। रेडिकल सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हम कर रहे हैं, और जो ट्रांसवर्स कोलोन है, स्प्लीन और पेंक्रियास है, ये भी रिमूव किए जा सकते हैं अगर इन्वेडेड हो, अगर इनको इन्वॉल्व किया हो कैंसर ने। अगर नहीं किया तो फिर आप इनको छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, फिर ना ऐसे ही नहीं छोड़कर आ जाना, डिस्टल पार्ट रिमूव करके स्टमक को जो है ना वो जेजुनम के साथ जोड़ के आना है, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी करके आनी है, क्योंकि बाइलोट 2 गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी हो जाएगा। और फिर आपको पता ही है अगर आप गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी कर दोगे तो क्या होगा, बाइल जो है वो वापस जाएगी स्टमक में और बाइल एरोसिव गैस्ट्राइटिस होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप पहले ही रोक्स एंड वाई रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक हो गया। और ये सारा प्रोसीजर हम लेप्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं। ये तो हो गया सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। कुछ केसेस में टोटल गैस्ट्रेक्टमी करनी पड़ती है। अगर ट्यूमर प्रोक्सिमल पड़ा हो ना तो फिर डिस्टल स्टमक रिमूव करने का तो फायदा नहीं है ना, फिर आप क्या करते हो, टोटल गैस्ट्रेक्टमी करते हो, ठीक है। और साथ रोक्स एंड वाई इसोफिजियो जजनोस्टमी करते हो। मतलब अब क्या करते हो, अब इसोफिजिस के साथ डायरेक्टली जजनम जोड़ देते हो, फिगर में उसने दिखाया हुआ है। अब ये जो लिम्फेडेक्टमी और ये सारी चीजें ना, इनका मैं सेपरेट वॉइस नोट बनाऊंगी। अभी आप आ जाओ टोटल गैस्ट्रेक्टमी। टोटल गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है, अच्छा टोटल गैस्ट्रेक्टमी की सॉरी उसने इंडिकेशन बताई। टोटल गैस्ट्रेक्टमी में कब करनी पड़ती है, जब प्रोक्सिमल डिस्टेंस जो है वो कार्डिया का लेस देन रिक्वायर्ड लेंथ टू अचीव सेफ ट्यूमर फ्री मार्जिन। समझ आई बात की, हमने कहा था कि जब ट्यूमर को निकालना है ना तो साथ 5 सेंटीमीटर फ्री मार्जिन भी निकालना है। अब जो कैंसर है वो कह रहा है इतना प्रोक्सिमल स्टमक में पड़ा हुआ है कि जब आप ट्यूमर को निकालते हो ना तो 5 सेंटीमीटर फ्री मार्जिन निकालते हैं, मतलब पूरा स्टमक निकालने के मुताबिक है। क्या 5 सेंटीमीटर फ्री मार्जिन छोड़ के पीछे स्टमक बचता ही नहीं है, तो तब तो टोटल गैस्ट्रेक्टमी करनी पड़ेगी ना। और दूसरा, अगर जो कैंसर है उसने 2 और 3 सेक्टर ऑफ स्टमक को इन्वॉल्व कर लिया तो पूरा स्टमक ही निकाल दो। और अगर कार्सिनोमा बुरामेन टाइप 4 है, बुरामेन टाइप 4 में क्या था कि डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव था, तो तब भी उसको निकालना पड़ता है। अच्छा, जब भी आपने टोटल गैस्ट्रेक्टमी करनी है साथ आपने ओमेंटम को भी निकालना है और साथ आपने D2 लिम्फेडेनेक्टमी भी कर देनी है। और साथ आपने जो स्प्लीन पेंक्रियाज और ट्रांसवर्स कोलोन है उनको भी देख लेना कि वो तो इन्वॉल्व नहीं हुए, अगर इन्वॉल्व हुए तो उनको भी निकाल दो, ठीक है। और फिर आपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉन्टिन्यूटी को कैसे ऑब्टेन करना है कि ईसोफेगस को किसके साथ लगा दो, जजनम के साथ। नेक्स्ट पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट जो है ये उन केसेस में करना है यूजुअली जो पेशेंट लास्ट स्टेज पे आता है, फिर ये करना पड़ता है। और पैलिएटिव ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव करता है, ये कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का टाइम गुजर चुका है इन पेशेंट में सिर्फ पैलिएशन करेंगे और जैसे हम स्टेंटिंग कर देंगे, इंट्यूबेशन कर देंगे, और पेन है तो एनाल्जेसिस वगैरह दे देंगे, इस तरह की चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। और फीडिंग जजनोस्टमी कर देंगे कि भाई इनको खाना इधर से स्टोमा से खिलाते जाओ अगर बहुत स्वेयर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उस केस में। अब देखते हैं जी गैस्ट्रेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन। गैस्ट्रेक्टमी ना कहने में तो बड़ा आसान है, स्टमक निकाल दिया और इसोफेजिस के साथ जजनम को अटैच कर दिया, लेकिन इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। स्टमक के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। अगर तो सर्जरी के दौरान वाली कॉम्प्लिकेशन देखें तो हेमरेज हो सकता है, वोंड जो बना है उसका इन्फेक्शन हो सकता है, एनास्टोमोस लीक कर सकता है। ये तो वो वाली कॉम्प्लिकेशन है जो हर तरह की सर्जरी में हो सकती है। जीआईटी से रिलेटेड किसी भी एनास्टोमोसिस का लीकेज हो सकता है, पूरी बॉडी की किसी भी सर्जरी में वोंड इन्फेक्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन है वो सिर्फ स्टमक के लिए स्पेसिफिक है, वो ये कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से, और फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। उसके बाद डंपिंग और डायरिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डंपिंग और डायरिया ना टोटल गैस्ट्रेक्टमी में इतना कॉमन नहीं है क्योंकि वो इसोफेगस से खाना आ रहा है जजनम में, लेकिन फिर भी हो सकता है। अच्छा, बोन डिजीज हो सकती है कि गैस्ट्रिक सर्जरी की वजह से कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा, जब कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा विटामिन डी का सारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, बोन डिजीज। क्योंकि ये जो कैल्शियम का सारा मेटाबॉलिज्म ना ये होना होता है अब्जॉर्प्शन का डूडेनम में, और डूडेनम आपने निकाल दिया रास्ते से, आपने सीधा जजनम के साथ जुड़ा हुआ है इसीलिए। अब आप गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए कुछ और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी यूज़ की जा सकती है। रेडियोथेरेपी का वगैरह इतना अच्छा कोई रोल नहीं है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में। रेडियोथेरेपी जो है ना वो सिर्फ अगर आपने यूज़ करनी है तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हो कि अगर मेट्स बोन में चले गए तो बोन पेन को रिड्यूस करने के लिए आप रेडियोथेरेपी कर दो। गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो साइटोटॉक्सिक थेरेपी को थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर सकता है, और कीमोथेरेपी को आप बाजू का न्यू एडजमेंट भी यूज़ कर सकते हो, यानी सर्जरी से पहले भी यूज़ कर सकते हो कि अगर ट्यूमर ज़्यादा लोकली फैला हुआ है तो आप पहले उसको कीमोथेरेपी करवा दो कि उसका ट्यूमर थोड़ा छोटा हो जाए फिर हम उसको सर्जरी करें, ठीक है। और यूजली जो कीमोथेरेपी यूज़ की जाती है वो एपिरूबिसिन, सिस्प्लाटिनियम और 5-फ्लोरिडासिल है। आगे जिसने जिसकी बात की हुई है जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर आ जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर जो है वो सारे जीआईटी के ट्यूमर में से सिर्फ 1 to 3% है। मैंने पहले बताया ना कि जीआईटी में सबसे कॉमन एडिनोकार्सिनोमा ही आपको मिलेगा,
और ये बहुत कम है, 1 से 3% है सिर्फ। ये अराइज कहाँ से करता है, आपका एमसीक्यू पॉइंट है, आईसीसी, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल, यहाँ से ये अराइज करता है। ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल जो है ना, यूजुअली हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। जो इंटेस्टाइन में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, उसका ये पार्ट होता है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल, यहाँ से जिस्टराइज करता है। और ये जो होता है ना वो 50 to 70% स्टमक में ही होता है, मतलब पूरी जीआईटी में सबसे कॉमन ये स्टमक में है। इसका प्रोग्नोसिस किस पे डिपेंड करता है, इसका प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है ट्यूमर का साइज क्या है, ट्यूमर का माइटोटिक काउंट कितना है, और ट्यूमर में मेट्स कितने हैं, ठीक है। अच्छा, पेशेंट मोबाइल जिनमें लो ग्रेड है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ, उनको आप सिंपली रिसेक्शन कर दोगे, ठीक है। लेकिन वो हाई ग्रेड जो है, जिन्हें मेटास्टेसिस हो चुका है, उनमें जो है ना वो फिर सर्वाइवल बहुत कम होता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके बारे में कि ये ना जब आप एंडोस्कोपी करते हो ना, वैसे तो कोई भी कैंसर हो स्टमक का, इसोफेगस का, आप एंडोस्कोपी पे बड़े आराम से उसको डायग्नोस करे थे। ये आप डायग्नोस नहीं कर सकते एंडोस्कोपी पे, क्योंकि उसके ऊपर जो म्यूकोसा आ जाता है ना, बिल्कुल नॉर्मल स्टमक की म्यूकोसा जैसा है। एंडोस्कोपी पे आप इसको डायग्नोस नहीं कर सकते, और बड़ा डिफिकल्ट होता है डायग्नोस करना। और इसका जो मेटास्टेसिस है वो लिवर और पेरिटोनियम में होता है, लिम्फ नोड में इतना ये नहीं जाता, ठीक है। और इसमें जो है ना वो कभी कभी बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है, कभी कभी बिल्कुल स्टमक के कार्सिनोमा, जैसे ड्यूनोकार्सिनोमा पड़ा था वैसे ही सिम्टम करवा सकता है। ट्रीटमेंट इसका सर्जरी ही है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। अगर स्मॉल ट्यूमर है तो आप वेजिक्सियन कर दोगे, और अगर लार्ज ट्यूमर आपको बाद का पूरा स्टमक भी निकालना पड़ सकता है। अगर बहुत बड़ा ट्यूमर हो तो आप पहले कीमोथेरेपी करवा लेते हो कि वो थोड़ा श्रिंक कर जाए, फिर जो है ना हम ट्यूमर को निकालें। और बस यही है जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने सारी आपको बता दी। ट्रीटमेंट इसका सर्जरी है। गैस्ट्रिक लिम्फोमा, गैस्ट्रिक लिम्फोमा जो है ना वो प्राइमरी मिलिग्नेंसी स्टमक की भी हो सकती है, यानी स्टमक में ही बना है, और ये भी हो सकता है कि जनरलाइज कोई लिम्फोमा था और वो स्टमक में आ गया है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी जो लिम्फोमा स्टमक का वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के बाद होता है यूजली, के पहले बड़ी लंबे अरसे तक इन्फ्लेमेशन चलती है, फिर वहाँ पे लिम्फोमा बन जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल स्टमक है उसमें तो लिम्फोइड टिश्यू होता नहीं है, लेकिन जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चलती है तो स्टमक में जो है ना वो ऐसा ऐसा लिम्फोइड टिश्यू आ जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और फिर लिम्फोइड टिश्यू जब आ जाता है तो फिर उसमें मिलिग्नेंट डिजनरेशन हो जाती है और लिम्फोमा बन जाता है। एच पाइलोरी जो वो मेन कॉजेटिव फैक्टर है। ऐसा क्यों, क्योंकि एच पाइलोरी नहीं तो फिर गैस्ट्राइटिस करवाना है बार बार, और उसी ने फिर कैंसर करवा देना है। तो एच पाइलोरी इज द मेन कॉजेटिव फैक्टर फॉर प्राइमरी गैस्ट्रिक लिम्फोमा। 95% तक जो प्राइमरी गैस्ट्रिक लिम्फोमा होते हैं वो नॉन होजकिन बी सेल टाइप के होते हैं। ये भी आपका एमसीक्यू पॉइंट है। 95% किस टाइप के होते हैं, नॉन होजकिन टाइप के, बी सेल टाइप के, ठीक है। और जब भी आपको नजर आए प्राइमरी गैस्ट्रिक लिम्फोमा, आपने सिटी स्कैन एब्डोमेन का, थोरैक्स का, पेल्विस का करवाना है, ताकि देख लो आपकी ये सिस्टेमिक लिम्फोमा तो नहीं है कहीं, सेकेंडरी लिम्फोमा तो नहीं है कहीं, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर तो लो ग्रेड है तो आप एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ठीक करो भाई, एच पाइलोरी की रेडिकेशन कराओ, एच पाइलोरी की रेडिकेशन थेरेपी करवाओ। और फिर आप जो कह रहे हैं सर्जरी के लिए कोई खास ऐसी हमारे पास इंडिकेशंस नहीं आई कि कब सर्जरी करनी चाहिए, कब सर्जरी नहीं करनी चाहिए। और रेडियोथेरेपी भी इसके लिए अच्छी है, रेडियोथेरेपी भी करवा के देखी गई है, ठीक है। फिर ना एंड पे बेजवार, ये उनको एक है मैथ्स होता है, इसका पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है। ये होता है कि अगर कोई मैथ्स जो है ना वो आ जाए जीआईटी में, मैथ्स पढ़ाओ, यूजुअली स्टमक में ही पढ़ा होता है ना मैथ्स, बाकी तो सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टमक की डिस्टेंडेड पोर्शन है, यहाँ पे मैथ्स पढ़ा होता है। इसको ट्रिकोबिजार कहते हैं कि ये हेयर बॉल्स का मैथ्स हो। यूजुअली साइकेट्रिक जो फीमेल्स होती हैं वो अपना हेयर जो है ना वो तोड़ तोड़ के ऐसे इंजेस्ट करती रहती हैं, तो एक बॉल सी बन जाती है, क्योंकि उसने डाइजेस्ट तो होना नहीं, इससे कहीं भी नहीं जाना, स्टमक में जमा होते जाना है, अनडाइजेस्टेड। उसको ट्रिकोबिजार कहते हैं। फाइटोबिजार क्या होता है, वेजिटेबल मैटर अगर जमा होता रहे, ठीक है। जिन पेशेंट में गैस्ट्रिक स्टेसिस उनमें वेजिटेबल मैटर वहाँ पे जमा होता रहता है। तो जी ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। अब मैं ना एक सेपरेट वॉइस नोट इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगी, जो कि होगा सारा स्टमक का ना, लिम्फेटिक यूरोसोपैथी कैंसर का, उसके बारे में।